पोचर्स में भी सर माफिया जैसी कोई चीज़ होती है? एग्जैक्टली। घर में आप स्किन, टाइगर की स्किन या जो लेपर्ड की स्किन नहीं रखते आप। तो जहाँ ये उल्लू और नीलकंठ वाला सीन था तो हम लोग उनको पकड़ के हम लोग अरेस्ट करवा रहे थे, जेल में भेज रहे थे। एलिफेंट्स को टेम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं, महीनों महीनों उसको टॉर्चर करते हैं। किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे ना इफ़ यू स्पॉट अ टाइगर इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ़ यू स्पॉट एलिफेंट तो आपको उल्टे पाँव भागना है। मतलब जानवर क्या सोचते होंगे इंसानों को देख के यार स्कूल नहीं जाते हो गया? किसी भी जंगल में आप गन लेके नहीं जा सकते। इवन नेशनल पार्क में भी अगर पुलिस वाले भी जाते हैं तो उनकी गन बाहर रखवा ली जाती है। सांप इसलिए जरूरी है हमारे यहाँ क्योंकि सांप का सबसे मेन, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम लोग टाइगर स्टेट हैं। टाइगर पूरे इंडिया में हमारे यहाँ नंबर 1 है। लेपर्ड नंबर 1 है हमारे यहाँ, वल्चर नंबर 1 है, और चीता तो हमारे यहीं है, केवल और कहीं है ही नहीं। सर एक टाइगर की टेरिटरी कितनी बड़ी होती है? ऑन एन एवरेज टाइगर का एज क्या होता है? इसी बीच में टाइगर है, सबकी आंखों के सामने खींच के लेगा, तो उसके साथ कुछ इस तरह से खेलना उचित नहीं है। मतलब बहुत डेंजरस एनिमल है। जिम कॉर्बेट नंबर 1 पे है मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद आता है अपना बांधवगढ़, फिर कान्हा भी अच्छा है, पन्ना, देन रणथंभौर प्रे है उसके लिए। अगर मिल गया उसको तो मुरैना वाली चंबल में एक टूरिस्ट को खींच के ले गए 2 मगर। ये कि बर्ड्स की हम बात करें तो फैसिनेशन अगर मुझे किसी बर्ड से है तो वो है हिमालयन मुन्नाल। ओके। वो मिलेगी आपको हिमालय के पहाड़ों पर, और वो 8 या 9 हज़ार फुट से ऊपर ही मिलती, नीचे कभी नहीं आएगी। दोस्तों हम सबका बहुत मन करता है कि जंगल में जाके कैंप करें, जंगली जानवरों के बारे में देखें, उनके फ़ोटोज़ खींचें, और हम ऐसा मानते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऐसे लोग हैं कि जो इस चीज़ में बहुत मज़े करते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझी हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के एंगल से, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, जिसमें हमें ये समझ में आया है कि कैसे जंगल हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे जंगलों को नुकसान हो रहा है, टाइगर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पीसीज़ जो एक्सटेंट हो रही हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और हम और आप क्या कर सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट संजय दत्त शर्मा, ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे उनकी जर्नी से लेकर जंगलों के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है। पूरे पॉडकास्ट को अंत तक देखिए, पॉडकास्ट को पूरा देखिए, और पॉडकास्ट में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए तो मुफ्त है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। थैंक यू। सो दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही भारी भरकम कैमरा के बारे में नहीं, इसके पीछे जो इंसान रहते हैं उनसे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक बहुत ही कैसे कहना चाहिए कि सर बहुत ही एग्जॉटिक लगता है। यस, फैसिनेट करता है लोगों को, बहुत फैसिनेट करता है ना। उसके पीछे की क्या कहानियां हैं, क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि कैमरा उठाया और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेंगे, जंगल में घूमेंगे, क्या ज़बरदस्त करियर है, व्हाट इज़ द रियलिटी? मतलब ये तो है कैसा, ये जो हमें बेचा जा रहा है कि साहब ये तो बहुत ही एग्जॉटिक है। तो एक्चुअली सोशल मीडिया आने के बाद काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट इसमें शुरू हो गया है, बट लेकिन जैसा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो नो डाउट ये बहुत अच्छी हॉबी है, कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव हॉबी है, लेकिन इसके पीछे के कुछ लाइक ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज़ नथिंग बट पैशन। अगर आपके पास पैशन नहीं है, या हिंदी में कहें पागलपन नहीं है, तो शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाएँ। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें मॉनेटरी वाइज, कि आपको इसमें इक्विपमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं जो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। उसके बिना तो कोई आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे इसमें। अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगता है, फैसिलिटेट करता है कि लाइक बड़े बड़े कैमरे, बड़े बड़े लेंस लेके हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं जंगलों में, और अच्छे अच्छे फोटो लेके आ रहे हैं। और बट ये कि हाँ यू कैन डू, लेकिन आप इमीडिएटली ये मत समझ के चलिए कि आपको इमीडिएटली रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं सर, और वो जो फोटोज़ लाखों में बिकते हैं, मैगजीन्स में छपते हैं, वो सब कहानियाँ सर कहने की बातें हैं। आप आजकल तो शायद ही बहुत कम लोगों के फोटोज़ लाखों में बिक पाते होंगे, बहुत ही रेयर होंगे जो टॉप नॉच फोटोग्राफर्स होंगे, लेकिन रिटर्न्स की उम्मीद ना करें आप। ओके। मेरा तो ये एडवाइस यही है मेरी कि आप रिटर्न्स की उम्मीद ना करें। आप अभी बस एज ए लाइक हॉबी, आप इसको एज ए पैशन आप इसको परस्यू करते रहें। प्रोफेशन बनाने के लिए टाइम बहुत लगेगा। बियॉन्ड दिस मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल है जो आप एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्ले करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ। आज हर जगह सब बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ का हमें ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ बचानी है, कुछ स्पीसीज एक्सटेंट हो रहे हैं, ये चीज़ें। तो आप कैसे देखते हैं कि किसी फोटोग्राफर का, वो भले ही अपने लिए बहुत बड़ा करियर ना बना पाए, लेकिन शायद कुदरत के लिए, उस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे चीज़ें होती हैं?
डेफिनेटली अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसमें आप खुद तो आप अवेयर हो रहे हैं, लेकिन आप अपने सराउंडिंग्स को, अपने सोसाइटी को भी अवेयर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस से। अच्छे फ़ोटोज़ लेना या अच्छे जंगलों में घूमना, तो इससे जंगलों का महत्व आपको समझ में आता है, और आपके जो साथी लोग हैं वो भी इंक्लिनेशन का बढ़ता है। एक उसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जंगल में घूम रहे हैं कैमरा लेके, तो एक मेरा अलग पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि उसके साथ साथ उसमें पोचिंग में भी काफ़ी कमी आई है। अच्छा, एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप कैमरा लेके घूम रहे हैं, 3-4 लोग घूम रहे हैं और साथ में गार्ड हैं और वो हैं, तो लाइक जो पोचर्स हैं वो कई बार हिम्मत नहीं करते एंटर करने की। स्पेशली आजकल आप देखेंगे जो नेशनल पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट हैं, वहाँ तो पोचिंग ऑलमोस्ट बंद है, ऑलमोस्ट बंद है। सराउंडिंग एरियाज़ में अगर बाउंड्री से कुछ बाहर एनिमल निकल गया तो उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अंदर कोई हिम्मत करेगा, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंट हो रही है, हर चीज़ की फोटोग्राफी हो रही है, हर चीज़ की वीडियोग्राफी हो रही है, तो कौन इतना डेयरिंग करेगा कि वो कुछ पोचिंग कर पाए अंदर जंगल में आके। पोचर से सर असल में नुकसान क्या है? क्योंकि बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, राजा महाराजाओं के किस्से हैं कि भाई शिकार पे जाते थे, शिकार करते थे, वो कोई शेर का शिकार कर रहा है, कोई हिरन का कर रहा है, और ये सब चीज़ें, उसका नुकसान क्या है? सर नुकसान ये है कि पहले तो हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं उससे। ओके। क्योंकि अगर नेचर ने कोई इकोसिस्टम बनाया है और उसके लिए इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है उसमें उसका ख़त्म करने का, उसको खाने के लिए भी एनिमल्स, उसकी जो टॉप लाइन है उसमें बैठे हुए हैं। अगर हम एक्स्ट्रा उसको अगर किल करेंगे, पोचिंग करेंगे केवल अपने फ़न के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपने देखा स्किन और उनके नेल्स और हर चीज़ों का सेल होता है, चाइना में बहुत डिमांड है इन सब चीज़ों की। ओके। तो उसके लिए हम अगर करेंगे तो वो हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ज़रूरत क्या है हमें किसी एक वाइल्ड एनिमल को मारने की? हमारे पास कमाने के बहुत तरीके हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स का भी तो राइट है अपनी लाइफ जीने का। करेक्ट। वो उनका इकोसिस्टम अलग चल रहा है, बेचारे सर्वाइवल के लिए भागते रहते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं, क्योंकि कभी टाइगर का खतरा, कभी वाइल्ड डॉग्स का खतरा, कभी कुछ ना कुछ लेपर्ड हैं, बहुत एनिमल्स हैं जो कार्निवोरस हैं और जो उनके लिए डेंजरस होते हैं। तो ह्यूमन पोचर्स में भी सर माफिया जैसी कोई चीज़ होती है? एग्जैक्टली माफिया है उनके, क्योंकि उनका सिस्टम पूरा बना हुआ है, इसमें स्मगलर्स हैं और पूरा उनके चेन बनी हुई है। वो क्या करते हैं कि लाइक जो भी यहाँ से पोचिंग करके जो भी लेते हैं वो धीरे धीरे करके वाया मीडिया वो पहुँचा देते हैं बाहर, जहाँ उनकी डिमांड ज़्यादा है। ओके। तो मतलब इसका इंडिया में कोई मार्केट नहीं है, लेकिन इंडिया के बियॉन्ड इंडिया में भी मार्केट है। एग्जैक्टली इंडिया में भी मार्केट है, बट आप रख भी नहीं सकते ये, क्योंकि गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद कि आप घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकते। नहीं, घर में आप स्किन, टाइगर की स्किन या जो लेपर्ड की स्किन नहीं रख सकते आप। बट चोरी छुपे कुछ लोगों के पास रखी वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ रिलीजियस उनके वैल्यूज़ हैं उसकी। ऐसा है? यस, रिलीजियस वैल्यू? यस। व्हाट इज इट? मतलब कैसे, थोड़ा बताइए। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, पुराने ज़माने के लोग थे, वो टाइगर की स्किन पे उस पर बैठ के पूजा करना पसंद करते थे। अच्छा। दूसरी छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। दशहरे के दिन आपने शायद सुना होगा कि दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन काफ़ी शुभ माने जाते हैं। सुना है आपने? तो उसमें क्या करते हैं कि ये लोग जंगल से नीलकंठ, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन रोलर बोलते हैं, उसको पकड़ पकड़ के लाते हैं और उसको उसके दर्शन कराने के पैसे लेते हैं। अच्छा। इसी तरह से आप दिवाली पर देखेंगे, दिवाली पर कहते हैं कि उल्लू के दर्शन बड़े हाँ शुभ होते हैं। उल्लू क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन होता है। करेक्ट। लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको दिख जाए तो आपका भविष्य शुभ हो गया भाई, सुन लिया प्रार्थना। यस यस। तो उसके लिए भी वो बेचारे शिकार करते हैं उल्लुओं का, जिसमें उल्लुओं के कुछ घायल भी होते हैं, मरते भी हैं, उनका खत्म हो जाती है लाइफ, उसको लेके आते हैं। तो हालांकि इन सब चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल आया है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ड्राइव चलाई थी बीच में, जिसमें हम लोगों ने भी पार्ट किया था। तो जहाँ ये उल्लू और नीलकंठ वाला सीन था, तो हम लोग उनको पकड़ पकड़ के हम लोग अरेस्ट करवा रहे थे, जेल में भेज रहे थे। तो उससे तो काफ़ी उसमें अभी कमी आई है। ओके। नहीं तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। जैसे स्नेक चार्मर्स होते थे सर, बहुत सारी ऐसे, मतलब आई थिंक कम्युनिटीज़ होती थी हमारे समाज की ही, जो यही काम करते थे। तब वो भी कम हो उसमें गए। काफ़ी कमी आई है, काफ़ी कमी। अभी भी खैर छोटे शहरों में, गांव में तो दिखते हैं, कोबरा लेके बास्केट में डाल के घूम रहे हैं। वो अननेसरी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, हालांकि दूध पीता नहीं है बिल्कुल वो, लेकिन वो बड़ा पेनफुल है एनिमल के लिए। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, केवल हम अपने फन के लिए, हम अपने कुछ पैसे कमाने के लिए अगर किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, दिस इज रियली अ टॉर्चर। बीच में मैंने सुना था कि एलिफेंट सफारी जो होती है जयपुर में, आपने देखा होगा किले पर कराते हैं, वो बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है एलिफेंट्स के लिए। क्योंकि एलिफेंट्स को टेम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं, महीनों महीनों उसको टॉर्चर करते हैं, महीनों महीनों। एक मैंने भोपाल में सेमिनार अटेंड किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ मूवीज़ और कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाए थे, तो लाइक आई वाज शिवरिंग, जो एलिफेंट को जो टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, किस तरह का सर? उसको एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे 20-20 दिन तक, 15 दिन तक बंद करके रखा जाएगा, इसमें वो 1 इंच भी मूव ना कर पाए।
फिर उसको खाने में, फिर उसको टॉर्चर किया, फिजिकली उसका अब्यूज़ किया जाएगा, तब जाके वो कंट्रोल आएगा उनके। साउथ में भी बहुत होता है, यहाँ भी बहुत होता है। तो उसके पीछे एक स्विस लेडी थी, वो जो आई थी, जो उसने लेक्चर दिया था, तो उसने लाइक डॉक्यूमेंटेशन अच्छा किया था उसका। ओके। उस पर भी देखिए काम चल रहा है, लेकिन वो क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटी है तो थोड़ा सा टफ है। और इसी केस में कई बार एक चीज़ है कि हम कुछ ऐसे वो देखते हैं, केसेस देखते हैं कि जहाँ पे शायद अभी केरला में एक हाथी जो है, वो जिसको मदमस्त हाथी बोल देते हैं कि भैया वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने बहुत लोगों को जो है ना नुकसान पहुंचाया है। और ये तो आई थिंक वो भी एक बिल्ट अप फ्रस्ट्रेशन है कि जब एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेशन उनका निकलता है कई बार, वो फिर उनका एक लेवल होता है, वो क्रॉस हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, ही गोज बस सक। क्योंकि आप देखें कई बार ऑटो रिक्शा, कारें पलटती, उसने कर दिया। और एलिफेंट्स के साथ उसके साथ कुछ इस तरह से खेलना उचित नहीं है, मतलब बहुत डेंजरस एनिमल है वो। हाँ, अच्छा, एलिफेंट डेंजरस है? यस, एलिफेंट इज ऑल्सो ए वेरी डेंजरस एनिमल। टाइगर से ज़्यादा डेंजरस है? हाँ, टाइगर इक्वली मान के चल सकते हैं। टाइगर तो ये कि मैनीटर हो जाएगा तो फिर आपको अटैक कर सकता है, और एलिफेंट ये कि वो उसका अगर बच्चे के साथ तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, आपको अटैक करेगा। अगर बच्चे के साथ है एलिफेंट तो नहीं छोड़ेगा। इवन वो तो सभी एनिमल्स के साथ है, क्योंकि अगर टाइगर्स के साथ अगर बच्चे हैं तो वो फ्यूरियस रहती है बहुत ज़्यादा। सो वंस वी वर ट्रैकिंग, हम बेंगलोर के पास में थे, तो वहीं वेस्टर्न घाट्स में ही ट्रैक कर रहे थे, तो किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे ना इफ़ यू स्पॉट अ टाइगर इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ़ यू स्पॉट एन एनिमल और एलिफेंट तो आपको उल्टे पाँव भागना है। बचना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी थट्टेगढ़ एक जगह है वेस्टर्न घाट्स में, केरला का एक पार्ट है, वहाँ हम लोग एलिफेंट से बच के हमने फोटोग्राफी की है, क्योंकि उनका जहाँ भी उनका मूवमेंट अगर फील हुआ हम लोग तुरंत भाग जाते थे, वहाँ से रुकना बिल्कुल अलाउड नहीं था। Okay. अभी रिसेंटली 3 साल पहले केस हुआ था, आपने सुना होगा, साउथ में शायद तमिलनाडु में, या आई डोंट नो कहाँ, तमिलनाडु में एक चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो काफ़ी सीनियर पोस्ट होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसको एलिफेंट ने अटैक करके लाइक मार दिया था उनको। एलिफेंट कब अटैक करते हैं, मतलब लाइक कि कुछ उनका बिहेवियर है, या फिर एलिफेंट या तो डिस्टर्ब हो जाए मेंटली, कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार तो, और उनको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसके अलावा उनका एक लिमिट होता है वो क्रॉस हो जाता है, प्लस उनको अपना डेंजर लगता है तो इसलिए अटैक करते हैं। मोस्टली वाइल्ड एलिफेंट जब अटैक करते हैं जब उनको अपना डेंजर फील होता है, उनके आप इनक्रोच कर रहे हैं, उनके एरिया में एंटर कर रहे हैं, तो वो फिर रिटेलिएट, या उनको लगता है कि उनके झुंड के साथ में अगर आपको बच्चों को, जैसे आपने बताया कि बच्चे के साथ तो बिल्कुल ही आप बहुत दूर रहना चाहिए आपको। और ये पोचर्स तो पूरी तरीके से, मतलब किस तरीके से हमने मूवीज में देखा है कि कैसे ट्रैप करते हैं एनिमल्स को, मतलब एलिफेंट्स को। आई डोंट नो कैसे, कितना वो लोग करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन हाँ, दिस इज टू मच। इसमें एक एलिफेंट विस्परर करके एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, जिसको ऑस्कर में भी नॉमिनेशन, उसको ऑस्कर में अवार्ड्स मिले, और ये चीज़ है नेटफ्लिक्स पे। उसमें उन्होंने बताया कि एलिफेंट्स को ना कुछ फैमिलीज को उनको देते हैं, वो फैमिलीज हैं जो एलिफेंट्स को पालती हैं, है ना, और उनके साथ उनकी जो बॉन्डिंग है उसको दिखाया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नॉर्मल पेजेंट लोग हैं, फार्मर्स हैं, या अपने घर में वो करते हैं, उनको बस वो ऐसे समझिए कि वो अडॉप्ट कर लिया है, लाइक डोमेस्टिक हो गए उनके, आप एज ए पेट। हाँ, और वो इसीलिए करते हैं ताकि वो कंजर्वेशन का बना रहे, क्योंकि एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने अभी मैनीटर की, हम उस पर भी बात आएंगे कि टाइगर मैनीटर हो जाता है, जिससे बहुत ही फेमस स्टोरी है ये जिम कॉर्बेट की जो कहानी है कि मुझे एक टाइगर था जो मैनीटर हो गया था, और उसने बहुत लोगों को, मतलब लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिन पे हमला हुआ था, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो सेम केस में जंगल को बचाने के लिए जानवरों को भी मतलब ऐसा रखना है कि यार ये नुकसान इंसान को ना पहुंचाए, ताकि इंसान रिवेंज के तौर पे या किसी भी तरीके से इनको, दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली। जानवर हमको नुकसान नॉर्मली नहीं पहुंचाते, कभी नहीं पहुंचाते, हम उल्टा उनके एरिया में एंटर करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। अब ये टूरिज्म, जब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ गया, एक तरह से इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा ये भी आता है कि वो हम डिस्टर्ब करते हैं उनको। अच्छा। क्योंकि लोगों को टाइगर साइटिंग का क्रेज़ है आजकल, टाइगर टूरिज्म के नाम से बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस अपना बढ़ा रहे हैं, नेशनल पार्क जो बन गए। करेक्ट। तो हालांकि उनका रिस्ट्रिक्शंस हैं, टाइम लिमिट्स हैं, उसके बाद वो सब फॉलो करते हैं, बट स्टिल कई बार होता है कि लाइक टाइगर साइटिंग के लिए पागलपने की हद तक लोग जाते हैं। नहीं सर, मैं तो रणथंबोर आप जाइए, आपको लगता है कि जैसे घर से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं उनके पास। एग्जैक्टली, है ना, जिप्सी, वो सफारी की जो गाड़ियाँ हैं वो सारे के सारे वो आइसर्स और जिप्सीज और कैंटर्स वगैरह चलते हैं। वो कई बार एक जगह टाइगर दिख जाएगा कहीं बैठा हुआ पीसफुली, अगर रेस्ट कर रहा है तो सारी गाड़ियाँ जाके वहाँ एकदम खड़ी जाएंगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो शोर बहुत मचाते हैं। अगर टाइगर दिख गया तो भी शोर मचाना, नहीं दिखा तो शोर मचा ही रहे हो। तो मतलब एक न्यूसेंस तो है, न्यूसेंस तो है।
मतलब जानवर क्या सोचते होंगे इंसानों को देख के कि यार परेशान स्कूल नहीं करने जाते आ हो गए, क्या? परेशान करने आ हाँ, परेशान करने आ गए हो। अपने घर पे जाके रहो, यहाँ क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हो। ये चीज़ देखिए हर चीज़ के प्लस माइनस तो होते हैं, दोनों पहलू होते हैं उसके कुछ। तो ये जो टूरिज्म है, हम इस पे भी थोड़ी बात करते हैं कि कैसे हम हर चीज़ को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग लाइक पर्टिकुलरली जंगल तो हमारे बहुत ज़्यादा बन ही गए हैं। तो जब आपने टूरिस्ट को बोला कि चिल्लाना है ये सब चीज़ें, तो एक और चीज़ आती है, जैसे हमारे दोस्तों में बड़ा वो होता है कि भाई साहब कैंपिंग करते हैं, जंगल में चलेंगे, कैंपिंग करेंगे। पता नहीं है हमें उस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम कैंपिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा सर ये बताइए कि किस तरह के जंगल एटिकेट्स होने चाहिए। जंगल एटिकेट्स में जैसे सबसे पहली चीज़ तो फॉलो अपन को करना है कि जंगल के रूल्स हमको फॉलो करना है। रूल्स मीन्स हम शोर नहीं करें, हो हल्ला नहीं बचाएं। कई बार लोग मैंने देखा है कई म्यूजिक सिस्टम लेके वहाँ डांस कर रहे हैं, आग जल रही है, लोग इवन ड्रिंक भी करते हैं लोग। तो उसमें थोड़ा सा लाइक वो ज़रूरी है उनको डिसिप्लिन करना। डिसिप्लिन एक हर चीज़ में हर जगह ज़रूरी है, जंगल में तो सबसे पहले ज़रूरी है। तो वहाँ एक तो दूसरी चीज़ अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कैंपिंग करने जा रहे हैं तो पहले उस एरिया के किसी लोकल पर्सन से या किसी फॉरेस्ट वाले से आप जानकारी लेना है कि इधर आसपास कोई वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा डेंजरस एनिमल तो नहीं है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर कैंपिंग में अगर किसी ने अटैक कर दिया तो फिर आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं है वहाँ, आप कहाँ भागोगे। गन्स आप यूज़ नहीं कर सकते, गन्स ना तो लाइसेंस भी वो तो अलाउड ही नहीं है। किसी भी जंगल में आप गन लेके नहीं जा सकते। इवन नेशनल पार्क में भी अगर पुलिस वाले भी जाते हैं तो उनकी गन बाहर रखवा ली जाती हैं, अलाउड नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज़ वो है। दूसरा शोर नहीं करें जो अपन ने बात की। तीसरा हम लोगों को क्लोथिंग्स पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्लोथिंग्स हम लोग थोड़ा सा अगर वो रखें अपना जो जंगल से मर्ज होने वाली हो, कैमोफ्लेज टाइप की ड्रेसिंग्स हो। अदर ब्राइट अगर रेड येलो पहनेंगे तो कोई भी वाइल्ड एनिमल उससे डिस्ट्रैक्ट होता है। और इवन देयर आर केसेस की जब उन्हें अटैक भी कर दिया इन सब चीज़ों से। परफ्यूम लगा के लोग जाते हैं, परफ्यूम से वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आपको यस एग्जैक्टली, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है उनको। तो ये चीज़ का हम बहुत ध्यान रखें कि परफ्यूम या डिओडोरेंट्स वगैरह लगा के जंगल में एंटर ना करें। इवन अगर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि केवल परफ्यूम की वजह से मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया है। अच्छा, यस, अच्छा, बिकॉज वो फूलों की खुशबू और स्मेल से, और फिर मधुमक्खियों से बचाने वाला जंगल में आपको कोई नहीं मिलेगा। बहुत मतलब बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है। कई बार फेटल होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टिंग हो गया है। और ये कुछ एटिकेट्स हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ आप अलाउड है कैंपिंग के लिए, क्योंकि कैंपिंग के लिए भी आपको प्रॉपर परमिशन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो लाइक आप रोड साइड आप रुक गए तो अलग बात है, थोड़ा सा भी एंटर करते हैं तो विदाउट लाइक देयर प्रायर अप्रूवल आप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसमें। ओके, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखें तो। जैसे आपने ह्यूमन इंक्रोचमेंट की बात की, कैंपिंग एक तरीका है, टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो बढ़ रहा है वो चीज़, और किस किस तरह की ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रहा है जिसकी वजह से सर सबसे पहली चीज़ तो आप देख लेंगे कंस्ट्रक्शन जो है सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट तो वही है। क्योंकि आप देखिए कोई भी शहर किस स्पीड से चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जंगलों की तरफ ही जा रहे हैं। करेक्ट। हालांकि अभी भी रिजर्व फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट एरिया में आप नहीं घर बना सकते या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बट स्टिल लोग मैनेज कर लेते हैं उसके आसपास के एरिया में, या एक बार आपको जहाँ रेवेन्यू की ज़मीन या जहाँ आपको परमिशन मिल गई उसके आसपास आप इंक्रोच कर लेते हैं। यहाँ इवन अपने ग्वालियर में भी केसेज चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। पहला तो यही लाइक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा इशू है। फिर रोड्स बन रही हैं। आपने क्या नोटिस किया इसकी वजह से हुआ क्या है? इसके पीछे सर ये है कि अब आप देखिए कि लोग खेत बेच के शहरों की तरफ आ रहे हैं। खेती लोग बंद करते जा रहे हैं। खेत बेच के शहरों में आएंगे, शहरों में जगह कहाँ है, वो भी शहर एक्सपांड करेंगे। एक ही चीज है जो नहीं बढ़ सकती, वो है जमीन। जमीन तो उतनी लिमिटेड है। सही बात है। उसका प्रॉपर अब आपके 100 बीघा भले ही बनी रही हो, 1000 बीघा बनी रही, लेकिन आपके 5-6 जनरेशन आते आते लोगों के पास एक्चुअली प्लॉट साइज रह गए। राइट। और उस पे ये एक मैं मतलब आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स बैकग्राउंड, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास अब खेती बची ही नहीं है। 1.5 2 बीघा खेती है जिसमें वो एक्चुअली अपने परिवार को नहीं भरण पोषण कर सकते, 5 मेंबर का खाना नहीं वो कर सकते, तो उससे जीविका कैसे चलाएंगे? सही बात है। तो इसका एक लाइव एग्जांपल मेरे पास है कि जैसे हम लोग अगर बर्ड वॉचिंग की बात करें तो बर्ड वॉचिंग के लिए ग्वालियर एक बहुत अच्छी जगह हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों को एफर्ट्स नहीं करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। आज की डेट में ये कि एक एग्जांपल के लिए हम लें तो महाराजपुरा एक एरिया है ग्वालियर में, तो महाराजपुरा के आसपास खेत थे, काफ़ी अच्छे खेत थे और वहाँ बर्ड्स अच्छी मिल जाती थी। विंटर्स में तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत आती थी वहाँ। और लेकिन आज की डेट में ये है कि वो कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों ने खेत बेच दिए हैं, प्लॉटिंग हो गई है, वहाँ कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं,
तो जो बर्ड्स हमको यहाँ मिल जाती थी वो पता नहीं कहाँ कितना दूर 15 या 20 किलोमीटर और अंदर चले गई। तो उसके लिए आपको फिर और अंदर जाना पड़ेगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन भी सर क्या होता है ना कि हर आदमी ये चाह रहा है कि मेरे आसपास जंगल बना रहे, तो बहुत पॉकेट्स में हो रहा है। मतलब आप एक सेटलमेंट इतना बना दीजिए, 1 किलोमीटर बसा दीजिए, नहीं, हम क्या करेंगे 2 किलोमीटर बाद अपना कुछ फार्म हाउस बनाएंगे, हम फिर वहाँ कुछ बनाएंगे। फार्म हाउस का क्रेज बढ़ गया लोगों को। हाँ, फार्म हाउस का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया। ये कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा तो डिस्टर्ब तो होता है वाइल्ड लाइफ, आप कितना भी मेंटेन कर लें, मैनेज कर लें। चिड़ियों की आपने बात करी सर कि 2-3 चीज़ें हैं जो, जैसे गौरैया नहीं दिखती है, कौवे तो हम बच्चों को अब सिर्फ पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, कौवे पता ही नहीं है कहाँ गए हैं। वल्चर्स हो गए, थोड़ा सा इस पे बात करिए कि सर कैसे, क्या क्या लोगों को पता नहीं है कि इसका क्या रिस्क है अगर ये सब जो स्पीसीज धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। देखिए, हर भगवान ने जो स्पीसीज बनाई है, हर की इम्पोर्टेंस है, हर स्पीसीज की वैल्यू है, वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है नेचर के साथ। हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स जो फॉरेस्ट के कहते थे कि जंगल में आप जाइए, जंगल में कुछ भी चीज़ मिल जाए आपको, उसकी वैल्यू है, उसकी इम्पोर्टेंस है इकोलॉजिकली या नेचर के लिए। तो बर्ड्स तो जैसे आप गौरैया आपने नाम लिया या वल्चर का नाम लिया, कौवा, ये तो बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गौरैया या कोई भी बर्ड है वो पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती हैं जी, तो प्लांटेशन में सपोर्ट मिलता ही मिलता है उनसे। प्लस ये बर्ड्स जो हैं, ये क्या, इनका मेन फूड होता है कि इंसेक्ट्स, तो वो उसको किल करके वो ख़त्म करती हैं। तो हमारे यहाँ गंदगी थोड़ी या इंसेक्ट्स कम होते हैं। करेक्ट, जो हम इतना इंसेक्टिसाइड भर रहे हैं, हाँ, शायद उतना कम वो केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वो केमिकल जो आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड्स हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। प्लस लोग कहते हैं कि ये, अब एक चीज़ और है कि सांप के लिए भी लोग कहते हैं कि सांप हमारे लिए बहुत घातक है, ख़राब है, सांप को लोग देखते ही मार देते हैं उसको। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सांप बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सांप को मारना तो नहीं चाहिए, कम से कम किसी भी एनिमल को नहीं मारना चाहिए। अगर सांप आपके घर में निकलता है, खेत में निकलता है, तो आजकल तो हर शहर में कुछ स्नेक रेस्क्यूअर हैं जी, तो वो उनको आप कॉल कर दे, आएंगे, स्नेक को रेस्क्यू करके ले जाएंगे और जंगल में छोड़ देंगे। मारना तो नहीं चाहिए। सांप इसलिए ज़रूरी है हमारे यहाँ क्योंकि सांप का सबसे मेन फूड होता है, प्री फूड होता है चूहे। तो चूहों को ख़त्म करते हैं, चूहे ख़त्म होते हैं तो आपका खेत, आपकी फसल अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो हर चीज़ का, गौरैया भी कम हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो मोबाइल टावर की वजह से, सेल फोन टावर्स की वजह से, उनके रेडिएशन से, वो भी एक पार्ट है। दूसरा उनका कम होने का एक कारण है कि उनको हैबिटेट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। पहले के घर जो होते थे उसमें मिट्टी के जो घर थे वो ऐसे घर थे, तो उसको ऊपर उनको घोंसला बनाने के लिए बहुत प्रॉपर जगह थी, जो नेचुरल जगह थी उनकी। आज की डेट में देख लीजिए आप, और हमारी बिल्डिंग में ही जहाँ बने हुए हैं ना सर, तो अगर अंडे दे दिए हैं, अब जैसे वो नेस्टिंग तभी करते हैं जब उन्हें एग्स ले करने होते हैं, जो मैं समझता हूँ ये चीज़ें। तो वो अगर उसमें देखा उन्होंने अंडे नहीं है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। उनका हम ही करते हैं। हाँ, वही मेन प्रॉब्लम ये है। और फिर अगर आपने एक बार उसने अंडे ले कर दिए और अंडे अगर सेफली हैच हुए ये चीज़ें, तो इट इज़ लाइक अ मंथ एटलीस्ट, मतलब मंथ 1.5 महीने के आसपास, 6 वीक्स का टाइम लगता है जब तक बच्चे निकल के इंडिपेंडेंट होके उड़ जाएं वहाँ से। तो इतने दिन तक कोई चाहता नहीं है कि उसके छज्जे पे जो है ना कि घोंसला रखा रहे, गंदगी हो, ये हो वो। यही लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है। जबकि पहले के हम लोग जो फोरफादर्स थे उनके टाइम पे आप देखिए, चिड़िया के लिए अलग खाना होता था, पानी और खाने की व्यवस्था करते थे हम लोग, और कुत्ते के लिए रोटी घर में, गाय के लिए रोटी, हर तरह से अपन सेपरेट अरेंजमेंट करते थे उनका। हम लोग सबका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आजकल वो थोड़ा सा खत्म हो गया है। ये डेंजरस है हमारे लिए बहुत। थोड़ा सा सर वल्चर्स हाँ, वल्चर्स की अपनी बात हो रही थी, तो वल्चर्स आप कहने की कम हो गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कम हो गए। अगर हम अपनी सिटी ग्वालियर की बात करें तो पहले वल्चर्स किले के पास, उनकी नेस्टिंग किले पे बहुत अच्छी थी। किले के जो मोस्टली वल्चर्स होते थे, हाँ, वल्चर जो बनाते हैं ना पत्थरों के, उसमें पहाड़ों पे बनाते हैं अपना नेस्टिंग, तो वो पहले से काफ़ी कम हो गए थे। अच्छा, रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने ड्राइव एक शुरू की थी सेव वल्चर के नाम से। तो वल्चर अब क्यों ज़रूरी है हमारे यहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वल्चर लोगों को दूर से लगते हैं बहुत गंदा पक्षी है, लेकिन मांस खाता है, मांस खाता है। हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि वो हमारे लिए एक सफाई कर्मी का काम करता है। कोई भी, जैसे आप यहाँ तो हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि भाई गंदगी साफ़ करना है, कोई भी मरा हुआ जानवर मिल जाएगा, अगर कुत्ता या गाय मर गई तो उनकी गाड़ी आती है उठा के ले जाती है, वो भी ले जाके कहीं तो डंप करते हैं, कहीं डंप करते हैं, राइट। तो वहाँ पर वो क्लीनिंग का काम, यू आर राइट, वो क्लीनिंग का काम वल्चर्स करते हैं। आप देखेंगे गुजरात में और 1-2 जगह और वल्चर पार्क डेवलप करती हैं, वल्चर रेस्टोरेंट डेवलप कर दिए हैं।
जो डेड एनिमल्स को एक जगह लाके छोड़ते हैं तो वल्चर्स वहाँ आके फीड करते हैं। अच्छा, ऑफिस गवर्नमेंट बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, तो कंजर्वेशन के लिए काम चल रहा है, ऐसा नहीं है काम चल रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। और मेन इशू था वल्चर्स के कम होने का। अभी रिसेंटली आप देखेंगे 94% वल्चर्स के काउंट में कमी आ गई थी, अभी आज से 8-10 साल पहले तक जी। जो अगर 1000 होते थे तो आज वो 97% कम हो चुके थे, केवल 3-4% बचे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने स्टडी की, रिसर्चर्स ने बताया कि मेन रीज़न उसका ये है कि जो गाय बैल होते हैं अपने गांव में कैटल्स में, एक इंजेक्शन यूज होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम, पेन किलर होता है, और उसका एक बाई साइड इफेक्ट और ये भी है कि वो उससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अच्छा। तो उसका बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा था कैटल्स में। और जैसे ही कैटल वो क्या है उनकी बॉडी में रह जाता है, अगर कोई एनिमल डेड हो गया, मर गया, तो उसकी बॉडी में उसके रेसिड्यूज बच जाते हैं, वल्चर आके उसको खाता था, वो वल्चर की बॉडी में आता था, और वल्चर के लिए वो डाइक्लोफेनेक नेफ्रोटॉक्सिक है, वल्चर विद इन अ डे और 2 खत्म हो जाता था। ओहो। तो मेन रीज़न वल्चर्स के काउंट कम होने का यही था। गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया गांव में, अब यूज़ नहीं कर सकते आप। उसके पीछे कुछ दूसरे अब ऑल्टरनेट्स गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, सरकार ने दे दिए हैं। ओके। तो अब वल्चर की संख्या बढ़ने लगी है। और लाइक यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारा एमपी वल्चर स्टेट, मतलब जो वल्चर्स के काउंट में सबसे ऊपर है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम लोग टाइगर स्टेट हैं, टाइगर पूरे इंडिया में हमारे यहाँ नंबर 1 है, लेपर्ड नंबर 1 है हमारे यहाँ, वल्चर नंबर 1 है, और चीता तो हमारे यहीं है केवल, और कहीं है ही नहीं। जो भी नामीबिया से है। यस, नामीबिया से। लेकिन बहुत लोग ऐसा बोले कि वो यहाँ सरवाइव नहीं करे। और देखिए, जो एक्सपर्ट्स लेके चलते हैं वो जो 10-20% का उनका मोर्टेलिटी रेशो तो रहता है। वो नॉर्मली रहती है, कहीं भी आप शिफ्ट करोगे, कहीं भी रखोगे। एक तो शिफ्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है किसी भी एनिमल को, एक वो साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्लस जो भी बच्चे अगर होते हैं तो वहाँ भी अगर नामीबिया में, अफ्रीका में भी है, तो उनका सर्वाइवल 100% तो कहीं नहीं होता। तो वो इशू, अदरवाइज अब प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। अब तो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और आसपास मूव भी कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं अब तो। सर, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब टाइगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, चीता इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्लैक पैंथर, ये सब क्यों? सपोज अगर टाइगर हमारे यहाँ इकोसिस्टम पर टॉप पर माना जाता है, ओके, जो चार्ट बना हुआ है हमारा, तो वो अगर टाइगर नहीं होगा तो कार्नी जो अपना मतलब फूड चेन में सबसे ऊपर माना जाता है जी। तो अगर टाइगर नहीं होगा तो उसके नीचे के एनिमल्स बढ़ते जाएंगे। ये इकोसिस्टम है, तो वैसे कुछ इसमें खास नहीं है। बट लेकिन टाइगर को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक स्पीसीज अगर खत्म हो जाएगी तो ये हमारे एज ए ह्यूमैनिटी हमारे ऊपर एक धब्बा है बहुत बड़ा कि हम एक स्पीसीज को बचा नहीं पाए, खत्म कर दिया हमने। अब आप देखेंगे कुछ समय पहले मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, हम लोग अगर अपने आप को ह्यूमन एज ए सुपीरियर समझते हैं तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्पीसीज खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है जी। अगर आप याद करेंगे तो शेर जैसे लायन हैं अभी केवल गुजरात में मिलते हैं, पर सालों पहले इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह थे, काफ़ी जगह थे, इवन हमारे ग्वालियर में भी शेर पाए जाते थे। आज से 40 साल पहले चीता, जो हम अब नामीबिया से मांग रहे हैं, 40 साल पहले चीता हमारे यहाँ बहुत हुआ करते, लेकिन 40 साल पहले ख़त्म हो गए थे। हम फिर लेके आए उसको, सो दैट कि हम वो स्पीसीज यहाँ उसको सर्वाइव करवा पाएँ। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी नेचर का यही है कि सारे स्पीसीज एक अपने एवरेज नंबर्स में मिले आपको। तो ज़रूर एक मैंने सर एक टेड टॉक देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि वुल्फ्स ने कैसे शेप किया एक नहर, एक नहर नहीं बल्कि एक नदी बचाई। किसी तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट की ही बात हो रही थी, आई एम नॉट श्योर कि कौन सी जगह है वो, अमेजॉन फॉरेस्ट है या फिर अफ्रीका के फॉरेस्ट है कहीं पे, तो वो नदी बचाई ना। वुल्फ ने कैसे बचाई, उसकी जो स्टडी करेगी वो ये चीज़ है कि उसमें ना वहाँ पे जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे ना, उसको ये डियर्स और ये सब खा जाते थे, हिरन विरन ये सब खा जाते थे। ओके। जंगली बकरियाँ, जंगली भेड़ें, ये सब जो भी होते थे ये सब खा जाते थे, और जिसकी वजह से ना वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत बिगड़ गया था और वो पानी सूखने सा लग गया था, बारिश नहीं हो रही थी, कुछ भी ये सब चीज़ें। सो वुल्फ्स आए और उन्होंने शिकार करके वो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, जो एक पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी उसको कंट्रोल किया। Now you can realize the value of ecosystem. Correct. Power of ecosystem. Correct. It happens. It really happens. तो इसी लिहाज से हमारे जंगलों में टाइगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम शायद जंगल हरे बचेंगे ही नहीं अगर सारे के सारे जानवर जो हर्बीवोरस हैं, जो पेड़ पौधे खाई जाएंगे तो जंगल ही नहीं बचेंगे। जंगल काटने वाले कई बार डर के मारे नहीं जाते क्योंकि अंदर टाइगर है उस जंगल में। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यस।
तो वो थोड़ा केयरफुल रहते, नहीं एंटर करते, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। रात को चोरी छिपे, आप इतना बड़ा जंगल है, कहीं से भी जंगल काट के ले जाएं। करेक्ट। लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ उनमें डर रहता है कि वो एंटर नहीं करना है जंगल में, टाइगर मार देगा। वाइल्ड लाइफ की सब प्लस माइनसेस तो हैं, लेकिन ये कि वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट तो हमें करना चाहिए इन एनी केस। थोड़ा सा हम टाइगर्स की बात करते हैं, मतलब आई फील कि टाइगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, हमारे बच्चों की कहानियों में तो है ही है, लेकिन इकोलॉजी में भी ये चीज़ है। तो पहले तो कि सर एक टाइगर की टेरिटरी कितनी बड़ी होती है? आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज करीब 30-40 किलोमीटर के आसपास इसका रेडियस रहता है। 30-40 किलोमीटर एक टाइगर की टेरिटरी? कुछ का तो ज़्यादा भी रहता है सर, 60-70 भी है। जैसे अगर टाइगर की नंबर्स कम है तो वो 60-70 किलोमीटर भी मूव करता है। तो कैसे, मतलब वो कैसे अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, क्या करते हैं? टेरिटरी डिसाइड तो लाइक उनका एक नेचर है, बड़ा यूनिक हैबिट है। अगर आपने देखा हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा, आजकल दिखाया था बीच में कुछ जगह, वो एक तो यूरिन स्प्रे करके वो टेरिटरी मार्क करते हैं कि वो, और लाइक वो स्मेलिंग पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। और इट स्टेज लाइक यस 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 यस, बट लाइक रूटीन में वो उनका ये है, उनका चलता जब भी है मूव करते हैं तो वो करते रहते हैं। और तो उससे उनकी टेरिटरी डिसाइड हो जाती है कि दूसरा टाइगर नहीं आएगा, उसे मालूम है कि यहाँ है। फिर उसके अलावा एक बड़ा एक यूनिक हैबिट होती है उनकी, एक जो भी अच्छा सा सॉफ्ट ट्रंक वाला ट्री होता है, उस पर खड़े होकर वो दोनों हाथों से, दोनों नील से, टॉप नील से जितना मैक्सिमम ऊपर स्क्रैच करेगा जाके वो। ओके। जब सो दैट कि उसकी स्ट्रेंथ या उसकी लेंथ पता चल जाए दूसरे टाइगर को। जब दूसरा टाइगर आता है जंगल में तो वो उस पर पहले चेक करता है अपना, मतलब वो ऐसे चढ़ेगा? यस, वो ऐसे चढ़ेगा, उससे लेवल करने की कोशिश करेगा। अगर उससे ऊपर निकल गया तो वो एंटर करेगा, अगर उससे छोटा रह गया तो वो समझ जाएगा कि अंदर वाला टाइगर ज़्यादा पावरफुल है, तो वो फिर एंटर नहीं करेगा। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट? इट इज मतलब आप जंगल में कभी जाएंगे ना तो आपको ये स्क्रैच मार्क देखने को मिलेंगे। ओके। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं रूल्स का। हाँ। और अगर वो पावरफुल है तो अंदर जाके फाइट करेगा, उसको भगा देगा, फिर उसकी टेरिटरी बन जाएगी। और फिर नई टेरिटरी बनाना या नई टेरिटरी टाइगर्स को फाइंड करना, जैसे कई बार अगर कोई ऐसा टाइगर है जिसको भगा दिया है तो वो जाके बेचारा उसको दूसरी टेरिटरी ढूंढनी पड़ती है, वहाँ फिर सर्वाइवल का इशू होता है। बिकॉज आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी को किसी के घर से निकाल दिया जाए और वो घर ढूंढने लगे, वो दूसरे के घर में जाके कब्जा करे, तो वो टसल तो होनी, टसल तो बहुत होती है ये। वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यही रूल है उसका। करेक्ट। और ये जंगल में चलता ही रहता है। ऑन एन एवरेज टाइगर का एज क्या होता है? ये सर 12 से 15 साल के आसपास है। 12 साल मतलब ये उसका लाइफ स्पैन है? लाइफ स्पैन लगभग 10 से 12 साल। क्योंकि 1.5 या 2 साल का जब टाइगर होता है तो वो पूरी तरह से फिजिकली तो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, और 3 या 4 साल में मेल मतलब पूरा अडल्ट कहलाता है वो। ओके। 3 साल में। तो आपने शुरू में जब बात किया था टाइगर के बारे में, कह रहे थे मैन ईटर हो जाता है, तो कोई भी टाइगर मैन ईटर कब हो जाता है? सर एक्चुअली बेसिकली टाइगर मैन ईटर तो नहीं होता। ओके। कुछ बाय नेचर ऐसा नहीं होता है। मतलब देखिए, वाइल्ड एनिमल है, डेंजरस है, वो तो अटैक किसी भी कर सकता है, बट लेकिन वो ऐसे ह्यूमन को अटैक नहीं करता नॉर्मली। अगर अनलेस अनटिल एक तो या तो वो काफ़ी एजेड हो जाए, क्योंकि टाइगर जब बूढ़ा होता है तो स्टेमिना उसका थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो इजी प्रे ढूंढने की कोशिश करेगा। इजी उसको दो लाइक प्राणी मिल सकते हैं, एक तो कैटल्स, गाय बैल जो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाते, उन पर अटैक करता है, और दूसरा इनकेस अगर कोई ह्यूमन वहाँ से निकल गया, उसकी अप्रोच में आएगा तो ह्यूमन पर अटैक करेगा, क्योंकि आदमी उतना तेज़ नहीं दौड़ पाएगा जितना शेर या टाइगर दौड़ सकता है। तो मेन रीज़न तो उसका यही है, या फिर उसको जंगल में कहीं उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे टाइगर की लाइफ भी बड़ी स्ट्रगल वाली होती है, लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, क्योंकि ऐसा एवरेज आता है कि लगभग 30 या 35 अटेम्प्ट्स में उसको एक बार शिकार मिल पाता है। 30-35 अटेम्प्ट में उसको एक शिकार मिलेगा। ऑल्दो एक शिकार उसके लिए सफिशिएंट है, वो 3-4 दिन फिर उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, लेकिन उसको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ इतना इजी नहीं है कि हम सोचते हैं कि जंगल का राजा है तो हर चीज़ उसको इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि टाइगर जब अटैक करेगा या शिकार पर निकलता है तो उस वक्त जंगल का जो सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अलार्मिंग सिस्टम जंगल का? यस। टाइगर का जब मूवमेंट होता है तो 3-4 एनिमल्स हैं जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि आप सबको अलर्ट करेंगे कि टाइगर आ रहा है, अटैक मतलब शिकार के मूड में है। उसमें सबसे पहले आता है एक बंदर या लंगूर, जो ऊपर पेड़ों पे से देखते हैं कि टाइगर मूव कर रहा है। सुना है मैंने, देखा है थोड़ा सा। यस, वो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, शुरू कर देते हैं। हाँ। फिर दूसरा एक चीतल की कॉल आती है। हाँ, चीतल इज अ बर्ड? नहीं, चीतल वो डियर। अच्छा, डियर। ओके। स्पॉटेड डियर। ओके। वो कंटिन्यूस कॉल करता है। हाँ। और फिर एक सांभर, एक वो एनिमल होता है, वो भी। ये 3-4 हैं जो काफ़ी शोर करते हैं, तो इससे बाकी लोग अलर्ट हो जाते हैं
ये सिस्टम है जंगल में। कितना इरिटेट करता होगा टाइगर को। टाइगर बेचारा स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहा है, लेकिन सब जगह उसको सब लोग खबर हो रही है कि भाई टाइगर आ रहा है। इसमें कहते हैं कि सांबर जो है वो थोड़ा मूर्ख प्राणी भी होता है। अच्छा। आई मीन ये है कि उसका एक हैबिट है कि टाइगर को देख लेगा तो वो शोर मचाना शुरू करेगा, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। कुछ देर बाद टाइगर या तो छुप के बैठ जाएगा या थक के बैठ जाएगा टाइगर। अब सांबर को टाइगर दिख नहीं रहा कहीं। सांबर क्या करेगा, क्यूरियोसिटी में वो ढूंढेगा कि टाइगर कहाँ गया। अच्छा। तो गलती से टाइगर के आसपास ही पहुंच जाएगा, टाइगर उसको खत्म कर देगा, अटैक कर लेगा। अच्छा, ये ऐसा होता है, ये होता है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जंगल में। हाँ। जैसे बंदर और चीतल की बड़ी अच्छी दोस्ती बनी जाती है, लंगूर और चीतल की। लंगूर क्या करता है, ऊपर पेड़ पर बैठ के अपना पत्तियाँ खाता है, फल खाता है, और वो खाते के साथ साथ नीचे फेंकता भी जाता है। तो वो चीतल और हिरण नीचे खाते रहते हैं उसको, तो ये उनकी ट्यूनिंग अच्छी रहती है। ओके। तो कुछ जंगल के रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं। और कई बार हम उसको कहावत में बोलते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग गया है इंसान का, जैसे ये चीज़ है। तो अगर वंस इन अ वाइल्ड करने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि कोई अगर कर रहा है तो बार बार करता है, ऐसा भी होता है। यस। उसको एक बार शेर को एक तरह से ह्यूमन का खून लग गया, अगर आदमी का खून लग गया तो पहली चीज़ वो इजी प्रे है उसके लिए। अगर मिल गया उसको तो बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, आदमी कितना दौड़ मतलब हिरन जैसा तो नहीं दौड़ पाएगा। तो फिर एक बार उसको इजी अप्रोच है तो फिर वो। अभी रिसेंटली अगर आज से करीब 6-8 महीने पहले की बात है, रणथंभौर में टाइगर ने अटैक किया। रणथंभौर में एक तो है मैनीटर हो गए हैं जो। अच्छा। तो उस एक ने अटैक किया था, लाइक हार्डली एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक चौकी बनवा रहा था वहाँ। तो उसमें रेंज ऑफिसर जो थे वो रेंज ऑफिसर थे, गाड़ियाँ वगैरह सब थी उनके, और लेबर भी बहुत थी, गार्ड्स वगैरह थे। वहाँ से करीब 50 मीटर दूर एक दूसरा गेट था मतलब, और हालांकि ये बहुत डीप फॉरेस्ट की बात नहीं, ये आउटर की बात है। ओके। लाइक बॉर्डर एरिया में। तो वो रेंज ऑफिसर ने क्या किया, वहाँ से पैदल चल के वहाँ तक गेट तक चला गया। दिस इज हार्डली 50 मीटर्स। इसी बीच में टाइगर आया, सबकी आंखों के सामने रेंज ऑफिसर को खींच के ले गया। आप नोबडी कुड हेल्प, क्या करोगे आप? तो मतलब जंगल से इट इज बेटर टू स्टे सेफ एंड स्टे अवे, वो वाली चीज़ है। लोग कहते हैं ना कि आग से और पानी से खेलना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, उसी तरह जंगल से भी नहीं करना चाहिए। सर, अभी एक रिसेंट वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो ये चीज़ है कि एक टाइगर है, वो किसी तो गली में घूम रहा है, आ गया है, मोहल्ले में है किसी में, और एक लड़का है वो उसको कुत्ता समझ के उसको पैट कर रहा होता है। बोला ये चीज़ है, बट आई डाउट कि वो टाइगर है भी कि नहीं, क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है। हाँ, टाइगर का साइज बहुत बड़ा होता है, वो तो उसको ऐसे पैट कर रहा है, ऐसे तो नहीं। टाइगर तो इज लाइक कि हाँ, वो भी अभी डाउटफुल है, लाइक लेकिन हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सही है वीडियो। हाँ, अभी उसे लोग प्रचार कर रहे हैं कि भाई बहुत ताकत होती है दारू में। हाँ, वीडियो मैंने भी देखा है, जिसमें वो बॉटल से उसको पिलाने की कोशिश भी कर रहा है। कह रहा भाई तू पिएगा क्या? तो देखिए, एनिमल का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि सच भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो, आज से 8-10 साल पहले ग्वालियर जू में भी एक केस हुआ था, आपको याद है कुछ? ऐसे मैंने केसेस सुने हैं। ग्वालियर जू में क्या हुआ था, ग्वालियर जू में हुआ था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, तो वो उसने दिन में ड्रिंक कर ली और उसका जू में चला गया अंदर। जू में जाने के बाद उसने शर्ट उतारी अपनी, उसके अंदर पहलवान जागृत हो गया। और जो टाइगर का केज आप अगर आपने जू देखा हो तो केज के नीचे काफ़ी नीचे एक गहरी गुफा भी बनी है, उसके बाद टाइगर गिर गया है। ओके। तो वो शर्ट पर उतार के उसमें जू के अंदर कूद गया, उसके टाइगर सामने बैठा हुआ है और टाइगर के पास चला गया और अनाप शनाप चिल्लाना शुरू किया, गाली गलौज शुरू की टाइगर को। टाइगर ने देखा और टाइगर उठ के गया अपने, उसका जो अंदर मेन केज होता है उसमें अंदर घुस गया, कुछ नहीं किया टाइगर ने। उसके बाद भी उसकी हिम्मत अब देखिए, वो अंदर गया, अंदर गुफा में उसकी झांक के गालियां दे रहा, चिल्ला रहा, शोर मचा रहा, टाइगर ने कुछ नहीं किया। तो ये नेचर है, मतलब लाइक आप क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब फिर तब तक गार्ड आए, दौड़ के आए, सब लोगों ने उसको पकड़ा, टाइगर का एरिया बंद किया, लॉक किया, उसको खींच के ले गए। तो एक इंसिडेंट ऐसा, एक इंसिडेंट दिल्ली जू में भी हुआ था। दिल्ली जू में हुआ था, वो काफी, वो बेचारा गलती से गिर गया था, लेकिन टाइगर ने उसको छोड़ा नहीं, टाइगर ले गया खींच के अंदर। और लोग पत्थर मार रहे थे। हाँ, बहुत शोर करने की कोशिश, बचाने की मतलब कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप टाइगर को डरा नहीं सकते ना? हाँ, टाइगर नॉर्मली डरा नहीं सकता, पर ये है कि एक और अभी केस मुझे याद आ रहा है, एक इंसिडेंट हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। उसमें क्या हुआ, जैसे आपको अपन कहते हैं कि टाइगर्स के अगर बच्चे हों तो बहुत डेंजरस और फ्यूरियस होती है, तो आपने देखा होगा नेशनल पार्क में बेचारे फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, पैदल गश्त करते हैं, इनके हाथ में केवल डंडे और कुल्हाड़ी होती है। तो वो एक लेडी फॉरेस्ट गार्ड थी, उसके साथ 2 चौकीदार थे, वो लोग गश्त कर रहे थे जंगल में, नेशनल पार्क के अंदर।
जैसे ही पहाड़ी से टर्न किया, सामने टाइगर्स 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। अब चौकीदार बेचारे डर के भाग गए, चिल्लाने लगे, लेकिन वो हार्डली होगी करीब 30 मीटर 40 मीटर दूरी पे। तो उसने बड़ी ब्रेवरी दिखाई, डेयरिंग उसका जो एक्ट था कि उसने सबको हाथ पकड़ लिया, बोले भागेगा कोई नहीं, सीधा खड़ा रहा चुपचाप। सब उसकी आंखों में डाले, आंखों खड़े रहे टाइग्रेस की। मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक भी लोग ये कन्फ्रंटेशन होता रहा। फिर टाइग्रेस उठी धीरे से, बच्चों को ले चली गई अंदर। तो ये की है कि आप शोर मत मचाओ, भागो नहीं इधर से उधर, पैनिक ना क्रिएट करो। तो टाइगर भी नॉर्मली अटैक नहीं करता। उस वक्त डेंजरस इसलिए था कि बच्चे साथ में थे उसके। हालांकि मैंने भी खुद, जैसे आपने दुधवा टाइगर का नाम सुना होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व का। दुधवा टाइगर से रिजर्व से लगा हुआ पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो उस वक्त जब ये टाइगर रिजर्व नया बन रहा था, तब हम लोग वहाँ सर्वे के लिए गए थे। तो उसमें क्या था कि 10-10 फुट 11-11 फुट ऊंची जो घास होती है ना, एलिफेंट घास जिसको बोलते हैं, तो उसी में टाइगर का मूवमेंट होता है। तो जैसे मैं था, मेरे साथ एक फॉरेस्ट गार्ड था और एक चौकीदार था। हम लोग, उनके हाथ में एक डंडा और एक कुल्हाड़ी, मेरे हाथ में कैमरा। हम लोग उसमें करीब 5-6 किलोमीटर हमने वॉक किया, जबकि आसपास टाइगर का मूवमेंट था। ओके। तो वैसे तो अटैक नहीं करता है, तो बट आप डिस्टर्ब ना करो, परेशान ना करो उसको, वो भी चीज़ है। कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब मैं आपसे उस डिलेमा के बारे में बात करना चाहता हूँ, या फिर उस गिल्ट के बारे में जो आपको लगता है कि आप कभी कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ एक जानवर शिकार हो रहा है और आप सिर्फ उसे शूट कर रहे हैं, यू कांट हेल्प इट, समटाइम्स यू वांट टू, बट लाइक वो सिचुएशन के बारे में बताइए सर। एक्चुअली सर, आप ये तो अभी मेरे ख्याल से ये बात है फरवरी की, लास्ट पन्ना नेशनल पार्क की बात है। ओके। तो वहाँ पन्ना में भी ये कि जो नेशनल पार्क की बाउंड्री है, पत्थर की बाउंड्री है, उसके साइड में खेत है लोगों के, उसके साथ में वहाँ के पुराने राजा की ज़मीन है, तो वहाँ खेती वगैरह भी होती है, सब होता है। तो गलती से वहाँ गाय अपने एक बछड़े के साथ जंगल में एंटर हो गई, टाइगर एरिया में। हम लोग जिप्सी में घूम रहे थे, लाइक इधर उधर टाइगर साइटिंग कोशिश कर रहे थे। तो हुआ क्या कि हमसे आगे वाले जिप्सी ने देखा कि पहले तो वो टाइगर गाय को घसीट के ले गया, खींच के ले गया। कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आप क्या कर सकते हो वहाँ, अलाउड ही नहीं है कि आप जिप्सी से उतरो नीचे किसी भी नेशनल पार्क में। मतलब ये एडवाइजेबल है और वाइज यही होता है कि आप उतरे नहीं, बिल्कुल। उतरना मतलब फिर आपको बचा नहीं सकता कोई। दूसरा, क्या आपको, अगर आप कर सकते हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते आप। और करना चाहिए एक नहीं, क्योंकि कुदरत तो वो भी है, कुदरत के अगेंस्ट है। फिर वो उसमें आपकी लाइफ रिस्क पे हो जाएगी फिर, वो भी है। अच्छा, वो इंसिडेंट का, गाय चली गई, उसके बाद उसका जो बछड़ा बेचारा भाग रहा था इधर से उधर, उसके बाद जिप्सी वालों ने, कई टूरिस्ट ने कोशिश की कि वो इधर आ जाए, पीछे आ जाए, बीच में आ जाए, लेकिन लोगों की आंखों के सामने, वो तो मेरी जिप्सी हमारी पीछे थी, उनके 2 जिप्सी आगे थी, उन ठीक हमारी आंखों के सामने उसको लेके गया दूसरा टाइगर, बछड़े को। तो यू कैन नॉट हेल्प इट। बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ये देखना भी चीज़, आप उसे सिर्फ कैप्चर ही कर सकते हो, अगर कर रहे हो तो, नहीं तो हालांकि हाँ, कैप्चर करने की इच्छा नहीं होती, लाइक इतना डेंजरस सीन होता है। इसी तरह से रणथंभौर में भी इसी 6 महीने पहले, अप्रैल में या मई में गया था रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। वहाँ एक सांभर का शिकार किया था। तो एक टाइगरेस थी, रिद्धि नाम है उसका, और 2 बच्चे थे। तो उन्होंने एक सांभर का शिकार किया था हमारे सामने। उसके बाद उसको खींच के जंगल में थोड़ा सा अंदर लेके, झाड़ियों में। फिर हम लोग करीब वहाँ 1 घंटे तक खड़े थे, पूरे 1 घंटे तक उनका चलता रहा, लाइक शिकार करके मार दिया उसको, एंड 1 by 1 गोज इनसाइड। वहाँ शिकार खा के आता है, फिर बाहर निकलता है, फिर खाने जाता है, फिर निकल आता है। हमारी आंखों के सामने चल रहा था। ओके। उसकी हालांकि शिकार के हम लोगों को फोटोज भी मिले, अच्छे वीडियोज भी बनाए हम लोगों ने, लेकिन अब ये जंगल का रूल है, आप क्या कर सकते हैं। करेक्ट, ये चीज़ है। टाइगर्स के नाम कैसे रखते हैं? रिद्धि आपने नाम लिया। देखिए, टाइगर के 2 तरह से नाम होते हैं, एक तो साइंटिफिक। ऐसे क्या क्या नाम है सर, थोड़े से तो बताइए। रिद्धि सिद्धि तो रणथंभौर में है, उसके पीछे में रीजन नहीं याद आ रहा है मुझे। मैं अगर पन्ना की बात करूं तो नहीं, एक बांधावगढ़ में एक चार्जर नाम रखा है एक टाइगर का। चार्जर? हाँ। रीजन बीइंग कि वो जिप्सी पे चार्ज कर देता है, गाड़ी पे भी चार्ज कर देता है। तो जब उसके एरिया में जाते हैं तो सब लोगों को एडवाइस किया था कि आप कुछ बॉटल पानी की ऐसी चीज़ रखो, लकड़ी रखो, डंडा रखो, क्योंकि वो दौड़ा देगा तो फिर आपको परेशान कर लेगा, वह बचना मुश्किल होगा। तो उसका नाम चार्जर रखा गया है। हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट में अगर आप गए हो कभी, जिम कॉर्बेट में 2 टाइगर्स आज की डेट में बड़ी फेमस हैं, जिनकी अच्छे फोटोज मिल रहे हैं, जिनका अच्छा मूवमेंट होता है, बच्चों के साथ मूव कर रही हैं दोनों। अच्छा। एक का नाम है पारवाली इसलिए कि कॉर्बेट के बीचों बीच एक नदी गुजरती है, रामगंगा नदी। तो वो उस नदी को उस पार रहती है, इसका नाम उसका पारवाली पड़ गया, उधर नहीं आती, वो उसका एरिया है। ओके। एक टाइगरेस है जिसको बोलते हैं पेड़ वाली इसलिए क्योंकि वो पेड़ में भी चढ़ जाती है, इसलिए।
तो बहुत सिंपल है, सिंपल नाम है, सिंपल मतलब याद करने के लिए। इसलिए एक हमने बात की थी पन्ना में, उसका नाम है मनचली। मनचली, हाँ, मनचली इसलिए नाम है कि वो कहीं भी मूव कर जाती थी, जहाँ उसका मन करे वहाँ चली जाती थी। मतलब उसका टेरिटरी टाइप टेरिटरी उसका डिसाइड नहीं था, वो कहीं भी चली जाती थी, इसलिए उसका नाम मनचली रखा। प्लस उसको कुछ समय तक जियो टैग भी करके उसके जीपीएस कॉलर भी लगा के रखा गया था, क्योंकि उसका मूवमेंट पता नहीं चल पा रहा था। टाइगर और टाइग्रेस के बिहेवियर में फर्क होता है, इनके मूवमेंट्स में? क्या टाइग्रेस की भी कोई अपनी टेरिटरी होती है? हाँ, टाइग्रेस की भी टेरिटरी होती है उनका, लेकिन एरिया थोड़ा छोटा होता है। और मूवमेंट में इससे डेफिनेटली एक तो फिजिकली तो आप देख के डिसाइड बता ही सकते हो कि वो थोड़ा ह्यूज रहता है। और टाइगर जो मेल टाइगर है वो थोड़ा ज़्यादा शाई होता है, वो कम निकलता है कुछ टाइगर्स में, मोस्टली में। लेकिन कुछ टाइगर तो हम दिख जाते हैं, इजीली मूव करते हैं, लेकिन कुछ टाइगर मेल टाइगर थोड़ा अलग ही रहते हैं। ओके, कहते हैं थोड़ा डेंजरस भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर लोग ये बोलते हैं कि आपको सफारी में तो आप जा रहे हो, बट इस बात की गारंटी नहीं कि आपको टाइगर मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं साहब कि जो गाइड्स होते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि टाइगर कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो आपको वहाँ ले जाते नहीं है, और आप ज़्यादा पैसे दोगे तो शायद वहाँ पे जाने का मिलेगा। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा आपने कहाँ सुना, किसने बताया आपको? ये रणथंभौर के लिए सुना था मैंने। अच्छा अच्छा, कि वो कोई जोन है वहाँ, 18 जोन है, 20 जोन है, आई एम नॉट श्योर कि क्या नंबर था, वहाँ स्पॉट होंगे, लेकिन वो यहाँ ले ही नहीं जाएंगे गाड़ियाँ। नहीं देखिए, रणथंभौर की अगर बात करें वहाँ 10 जोन है टोटल। ओके, और 10 में शुरू के 4 या 5 जोन हैं वो प्राइम जोन माने जाते हैं। प्राइम जोन मीन्स वहाँ टाइगर की थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा है, या टाइगर का मूवमेंट ऐसा है, या उसकी साइटिंग ऐसी है कि वहाँ टाइगर साइटिंग हो जाती है। 10वां जो जोन है वो थोड़ा टफ होता है, कहते हैं टाइगर नहीं दिखता। हालांकि मैंने 10वें जोन में बहुत अच्छा टाइगर देखा है। अच्छा। वहाँ एक T48 नाम का टाइगर, जिसका नाम रखा था फतेह सिंह के नाम पे। फतेह सिंह वहाँ के एक डायरेक्टर थे, DFO साहब थे वहाँ के रणथंभौर के, उनके नाम पर उसका टाइगर का नाम रखा गया। तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी रणथंभौर के लिए। तो मुझे तो वहाँ भी दिख गया था, 10वें जोन में भी दिख गया था, जो कोई जाना नहीं चाहता। चांस की बात है। लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है, मेरी जहाँ तक जानकारी है, कोई भी गाइड ये क्लेम नहीं कर सकता कि टाइगर वहाँ है तो वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ दिखा दूंगा, या वहाँ नहीं ले जाऊँगा। पहली चीज़, वो रास्ते में आपसे बार्गेन ही नहीं कर सकता, या बोल नहीं सकता कि आपसे कि भाई आप मुझे पैसे दिखाओ तो मुझे वहाँ उस जोन में ले जाऊँगा। ये तो हो ही नहीं सकता। रणथंभौर की बात करें तो वो जो जोन उसको मिला उसके बिना दूसरी जोन में जा नहीं सकता। वो जोन इसलिए तो डिसाइड किया गया, नाम जोन रखा। अच्छा, तो ये जोन जो है जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए जानवरों के लिए तो कोई जोन ही नहीं है। जानवरों के लिए नेशनल पार्क भी नहीं है। वो तो बाउंड्री क्रॉस करके जा ही सकता है ना। करेक्ट, पत्थर की बाउंड्री है, पूरी जगह सीमेंटेड बाउंड्री तो होती नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। तो ये इंसानों के लिए, टूरिस्ट के लिए जोन है। तो किसी भी का ये क्लेम करना कि मैं दिखा दूंगा या जहां होगा वहां नहीं ले जाएगा, उसे कैसे पता कि वहां होगा टाइगर? कोई वो ट्रेंड तो ऐसा तो नहीं है आपका, मतलब तो नहीं कि आपने बोला ये बैठ रहा है तो वहीं बैठा रहेगा। उसका गली मोहल्ला तो है नहीं। और फिर देखिए, एक रोड पर ही तो आपको मूव करने को मिलता है। जंगल में झाड़ियां, बगल में 2 टाइगर बैठे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। करेक्ट। तो ये चीज़ तो गलत है। ऐसा ना कोई क्लेम करता भी नहीं है, कोई गाइड भी नहीं क्लेम कर सकता। और लेकिन हाँ, गाइड्स को इतना एक्सपर्टीज होता है कि टाइगर का मूवमेंट अगर हो रहा है तो कहाँ दिख सकता है आपको। नॉर्मली क्या होता है, लोग गाइड पे भरोसा नहीं करते बिल्कुल। कहते हैं अरे गाइड तो बेवकूफ़ बना रहा है हमको, वो तो बेवकूफ़ बना रहा है, वो दिखाना नहीं उसको। ऐसा नहीं होता। उनकी कोशिश ज़्यादा से रहती है कि वो टाइगर दिखा पाएँ, क्योंकि टिप उसके बाद में टिप भी मिलती है ना उनको, तो वो भी है। और अगर वो टाइगर, अगर गाइड ने कहा है कि अगर थोड़ा एक्सपर्ट गाइड है, अगर आप वेट करो तो वेट करना चाहिए। डेफिनेटली आता है। पन्ना का मैं उदाहरण फिर से दूंगा आपको। पन्ना में क्या हुआ, हम लोगों ने नदी में टाइग्रेस देखी एक, और टाइग्रेस ऊपर रोड की तरफ आई, लेकिन फिर वो राइट में मुड़ के चली गई। हमारे गाइड ने बोला कि सर अब मुश्किल से 15 या 20 मिनट में ये वहाँ निकलेगी जाके, हम वहीं चलते हैं। हमने कहा चलिए। मतलब रियली ये हुआ कि 15-20 मिनट बाद वो घास में से सामने से जंगल में निकलती हुई चली आ रही है। तो उन लोगों को उसका रूट पता होता है। अगर एक बार दिख गई कि उस रूट पर चल रही है तो फिर चांसेस है कि वो दिख जाएगा, 90% चांस। क्या ऐसे भी होते हैं कि वाइल्ड एनिमल के साथ में ह्यूमन बॉन्डिंग के कोई एग्जाम्पल आपको दिखते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे जो हम फिल्मों में कई बार देखते हैं, ड्रामेटाइजेशन तो होता ही है उसमें कि लाइक कि कोई किसी किस्म की फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, एक दूसरे की मदद करना है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको जंगल में कभी? मुझे तो सर नहीं दिखे ऐसा। हाँ, बट लेकिन हाँ, स्टोरीज या कुछ मैंने सुना है ऐसा कि कुछ होता है ऐसा। हाँ, बट मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं। कई बार कुछ ऐसे चीज़ें जैसे जिन जानवरों को रेस्क्यू किया गया या जिन्होंने रेस्क्यू किया या कोई केयर टेकर है, तो वो 20 साल बाद भी मिले तो जानवर उनको पहचान ले रहा है। बहुत रेयर। हाथी और होता है सर, मुझे आइडिया नहीं है। पता नहीं, रील्स की दुनिया में ये ज़्यादा होता है। यस। कई बार सर लोग जंगल में जाते हैं और सोवेनियर के तौर पे कुछ, अगर उन्हें जंगल से कुछ मिल गया वो उठा लिया, जानवर के कोई अवशेष हैं, ये चीज़ें, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, वैसे तो देखिए
उठाना पॉसिबल इसलिए नहीं, नेशनल पार्क में उठाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेशनल पार्क में आप गाड़ी से उतर नहीं पाएंगे, अलाउड नहीं है। बट स्टिल कुछ लोग हैं मैनेज कर लेते हैं, जैसे कहीं साइड में या जहाँ कुछ स्टॉप रहता है ना, कई जगह नेशनल पार्क में स्टॉप्स रहते हैं कि आप मिड ब्रेक ले सकते हैं उस तरह से, तो वहाँ के आसपास मिल गया तो वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स तो आपको नहीं उठाना चाहिए। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कैसे? कुछ भी हो, जैसे कोई लकड़ी है या कुछ जड़ी बूटी मिल गई या किसी एनिमल के रिमेन्स रह गए, तो वो सब चीज़ें नहीं उठाना चाहिए। उसका एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पन्ना नेशनल पार्क में पहले क्या हुआ था कि टाइगर्स थे, लेकिन वो 8-10 साल पहले बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ओके। मतलब ऑलमोस्ट नील हो गए थे पन्ना नेशनल पार्क में, जो इतना फेमस नेशनल पार्क अब हो गया है। तो उसके बाद क्या किया, टाइगर बाहर से रिलोकेट किए, उनको बसाया, उनको टेरिटरी उनकी सेव की, इंक्रोचमेंट बंद कराया, आसपास के लोगों को अवेयर करवाया कि इनकी वैल्यू बहुत है, इनको डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। तो शिकार करते हैं तो उसको मुआवजा दिया गया फॉरेस्ट के द्वारा। अच्छा। तो इन सब के पीछे जो एक मास्टरमाइंड थे, वहाँ पर एक डायरेक्टर आए हुए थे फॉरेस्ट के, मिस्टर मूर्ति साहब थे वो। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छा और इन्वॉल्वमेंट के साथ ड्राइव किया। आसपास के गाँव में उन्होंने हर वीक में उन्होंने लोगों को साथ मीटिंग करना, बैठ के समझाना, उनको खुद इन्वॉल्व होते थे। वो बीइंग ए सीनियर ऑफिसर, इतने सीनियर ऑफिसर, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पर जाके उन्होंने काम किया। उन्हीं की मेहनत का फल है कि आज की डेट में वहाँ टाइगर के नंबर्स करीब होंगे 40-50 के आसपास हो चुके हैं। पन्ना इस वक्त हॉटस्पॉट बन चुका है टाइगर टूरिज्म के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए। 40-50 इज अ गुड नंबर। यस, एक नेशनल पार्क के लिए अच्छा नंबर है और वो डे बाय डे ग्रो ही कर रहा है जी। तो उसी तरह का एग्जांपल हुआ था कि कुछ लोगों ने वहाँ, कुछ वीआईपीज आए थे, उन्होंने कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उठा लिए थे वहाँ से। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स लाइक फॉरेस्ट की कुछ चीज़ें, जैसे कुछ जड़ी बूटी थी, कुछ एक इवन मरा हुआ बिच्छू था, वो उठा लिया था। अच्छा। और गेट पे हमारे डायरेक्टर साहब ने चेक कर लिया। गाड़ी में चेक करते थे, कभी भी चेक कर सकते थे वो। तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। बीइंग ए वीआईपी उनको कोई लिवरेज नहीं दिया गया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। उनको पहले लीगल एक्शन लिया, उसके बाद बाकी कार्रवाई बाद में होती रही। ओके। तो ये कि जंगल से लाइक वैल्यू करना चाहिए, मतलब ये रूल है तो रूल है। और फॉरेस्ट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते हैं, बट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स। जैसे सर क्या क्या चीज़ें? एक सबसे बड़ी तो शिकार बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हुआ है। जैसे आप मालूम होगा कि सलमान खान शायद आज तक बरी नहीं हुआ है, केस अभी भी चल ही रहा है जी, जो उसने जंगल में शिकार किया था। तो शिकार तो सबसे पहली चीज़ है कि शिकार के साथ तो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहिए। फिर बाकी चीज़ें, जंगल को डिस्टर्ब ना करो, परेशान नहीं करो किसी को। और देखिए इंक्रोचमेंट से मतलब जंगल, नेशनल पार्क एरिया में तो आप कुछ कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। आज की डेट में अगर आप देखें तो दो तरह के वाइल्ड लाइफ वो एरियाज़ होते हैं। एक नेशनल पार्क होता है। नेशनल पार्क जो होता है या टाइगर पार्क, टाइगर कंजर्वेशन पार्क बोल सकते हैं, उसमें कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। दूसरा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप विद परमिशन, विद गवर्नमेंट की परमिशन से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो कुछ, जिसमें ये लोग रिजॉर्ट्स, होटल्स ये सब बना रहे हैं। रिजॉर्ट तो शायद नहीं, रिजॉर्ट तो शायद कम, लेकिन बाकी जैसे और भी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। हाँ, रिजॉर्ट भी शायद कहीं जगह मतलब विद परमिशन मिल सकता है। सब बोलते हैं कि जिम कॉर्बेट में आप जाएंगे, अंदर देखेंगे पूरे, उसमें तो मतलब सैकड़ों रिजॉर्ट्स हैं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा एक भी नहीं। मतलब वो यही चीज़ है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहर एरिया में सैकड़ों हैं, बाहर हैं। ओके। अंदर एक भी नहीं है। अंदर केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउसेज बने हुए हैं, उनकी चौकियाँ बनी हुई हैं, ऑफिसेज बने हुए हैं। और कॉर्बेट के बारे में लोग कहते हैं ना कि बहुत रिजॉर्ट हैं, वहाँ हम 5 स्टार रिजॉर्ट है, वहाँ जाके रुके हम, फिर अंदर सफारी पे गए, टाइगर दिखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं है क्या है, टाइगर होते ही नहीं वहाँ हैं कि नहीं। कॉर्बेट के बारे में मैंने बहुत सुना है कि टाइगर साइटिंग, एक्चुअली में टाइगर साइटिंग बहुत टफ है कॉर्बेट में। बीइंग रीज़न उसका ये है कि बहुत टेरेन उसका बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट है, पहाड़ी टेरेन है, तो टाइगर का दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सब जगह तो जा भी नहीं पाए। हाँ, सब जगह जा नहीं सकते आप। टाइगर का तो मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, टाइगर तो जा ही सकता है। लेकिन लकीली मैं जितनी बार गया मुझे तो टाइगर साइटिंग अच्छी हुई है, अच्छे फोटोज़ भी मिले हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि रिजॉर्ट जो बने हैं, रिजॉर्ट में क्या है इशू कि रिजॉर्ट में वो डे सफारी और थोड़ी बहुत सफारी करा के वापस ले आते हैं। लेकिन अगर जिम कॉर्बेट आपको रियल सेंस में घूमना है तो अंदर आपको फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ही रुकना चाहिए। अच्छा। उसका ढिकाला नाम है रेस्ट हाउस का। मेन रेस्ट हाउस वहाँ ढिकाला, ऐसे 3 या 4 रेस्ट हाउसेज हैं, पर ढिकाला उनका मेन रेस्ट हाउस है, जो टूरिज़्म के लिए उसमें करीब मेरे ख्याल 20 या 25 रूम्स हैं उसमें, और अच्छा एरिया, अच्छी जगह है, और नदी के किनारे एकदम बना हुआ है। ओके। बहुत बेहतरीन लोकेशन है वो। तो रियल सेंस में जिम कॉर्बेट वही है। हम लोग बाहर रिजॉर्ट में घूम आते हैं और फिर अंदर थोड़ी सफारी कराते हैं, टाइगर दिखना थोड़ा टफ होता है। यहाँ टाइगर सेटिंग आप अच्छी हो सकती है। और वो उसमें देखिए लाइट नहीं है, बिल्कुल सोलर से काम चलता है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है,
बहुत मुश्किल से किसी एक पॉइंट पे आपको नेटवर्क मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नेटवर्क है ही नहीं वहाँ। ओके। और टाइगर के बीचों बीच है, टाइगर्स की। एक बार आज से 3 या 4 साल पहले उसमें वहाँ जो रेस्टोरेंट बना हुआ है उसके रेस्टोरेंट के मैनेजर को खींच के ले गया था टाइगर। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाला सब हो गई, और अलार्म सिस्टम। हाँ वो सब हो गया। बस ये कि रेस्ट हाउस, यू स्टेप आउट फ्रॉम द रेस्ट हाउस, यू टेक अ 1 स्टेप, टाइगर एरिया है बिल्कुल, जहाँ टाइगर दिखता है। हमको कई बार देखा है गेस्ट हाउस के बाहर निकलते ही। ग्रासलैंड है वहाँ, अच्छा लैंडस्केप के लिए जिम कॉर्बेट बहुत अच्छा है। एलिफेंट्स भी अच्छे दिखते हैं वहाँ। पीलीभीत भी ऐसे ही? पीलीभीत में थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ये तो मेन रोड से 35 किलोमीटर अंदर है, 35 किलोमीटर्स। यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है आपको, यहाँ अंदर आप आ गए तो फिर यहीं आ गए। वाइल्ड लाइफ साइटिंग के लिहाज से टॉप 5 कौन सी जगह हैं ऑल ओवर इंडिया? वाइल्ड लाइफ मीन्स उसमें क्या क्या वाइल्ड एनिमल्स या हाँ, वाइल्ड एनिमल्स और मतलब आपको नेचर भी बहुत ब्यूटीफुल मिले, जैसे आप जिम कॉर्बेट के बारे में बात कर रहे थे। जिम कॉर्बेट नंबर 1 पे है मेरे ख्याल से। उसमें लैंडस्केप मतलब ये नेचर के सभी तरह से, टाइगर के लिए भी, टाइगर साइटिंग के लिए भी अच्छा है। थोड़ी टफ है लेकिन टाइगर वहाँ के ब्यूटीफुल अच्छे टाइगर हैं। फिर उसके बाद आता है अपना बांधवगढ़, वहाँ टाइगर साइटिंग बहुत अच्छी है। बांधवगढ़ इज इन मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट उमरिया में। ओके। फिर कान्हा भी अच्छा है, पन्ना, देन रणथंभौर। तो ये 3 तो ये एमपी के हो गए और ये राजस्थान के हो गए। वो भी एमपी जैसे ही है बिल्कुल, काफी टेरेन सेम है। ये है। और बाकी बर्ड्स के लिए अगर बात करें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है बर्ड्स, बर्ड लाइफ ही बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को। आजकल बर्ड वॉचिंग का बहुत शौक हो गया, बहुत हॉबीज डेवलप हो रही हैं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जो टॉप इंडिया इंटरनेशनली टॉप जो हॉबीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें 2nd नंबर पर बर्ड वॉचिंग आती है। फर्स्ट पे ट्रैकिंग है, 2nd नंबर पर बर्ड वॉचिंग है। तो बर्ड वॉचिंग के लिए हमारे स्पॉट्स काफ़ी अच्छे हैं। अपना ये भरतपुर हो गया बर्ड सेंचुरी राजस्थान में। फिर दूसरा एक सातताल जगह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड तो पूरा ही अच्छा है, लेकिन सातताल स्पेशली फॉर बर्ड्स है। नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर्स के आसपास। फिर वेस्टर्न घाट्स में जाएंगे तो वहाँ गणेश गुड़ी एक जगह है। तो ये कोई टॉप स्पॉट्स हैं जहाँ अच्छी एग्जॉटिक बर्ड्स आपको देखने को मिल सकती हैं, अच्छे फोटोज मिल सकते हैं। और बर्ड्स का मूवमेंट भी काफ़ी सीजनल होता है, क्योंकि बहुत माइग्रेशन और हाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स तो इवन हमारे भी माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं। यूरोप से, साइबेरिया से, चाइना से, मंगोलिया से काफ़ी बर्ड्स आती हैं हमारे। इसमें अगर हाँ, पास में हमारे एक चंबल रिवर भी है, वहाँ चंबल सफारी भी होती है, रिवर सफारी होती है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा स्पॉट है। वहाँ आपको घड़ियाल देखने को मिल सकते हैं, एलिगेटर्स हैं वहाँ, और बर्ड्स तो अच्छी हैं। सर थोड़ा सा मैं घड़ियाल के बारे में बात करना चाहूँगा जी कि मैं चंबल से आता हूँ। हमारे गांव में जब हम लोग दशहरा की पूजा करते थे या जाते थे तो नदी में बहुत अच्छे से खूब नहाते थे, और पानी जो है ना वो इतना पोर्टेबल था कि आप बिल्कुल ऐसे ही पीते थे। अच्छा, जो कि आज की डेट में इमेजिन नहीं कर सकते। और मेरे दादाजी अभी यही बोलते हैं, बोले कह रहे क्या चंबल तो बर्बाद कर दी, ऐसा पानी था कि ऐसे पी सकते थे। जबकि आपको मालूम है चंबल आज की डेट में इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर है, क्लीनेस्ट सबसे साफ नदी है चंबल। सर 20 साल पहले क्या रही थी, यू कैन इमेजिन। हम जाते थे बचपन में तो हम बड़ा ऐसे पानी पीते थे और आराम से चीज़ें। अब क्या हुआ है, घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है ब्रीडिंग सेंटर बनाने से, ये सब चीज़ों से। अब पानी में स्टेप इन करना बहुत रिस्की हो गया, क्योंकि साल 6 महीने में ओवर दी लाइक अक्रॉस द एरिया ऑफ 40-50 किलोमीटर्स एक आध 2 केस ऐसे आते हैं कि भाई उसको घड़ियाल पकड़, हमारे यहाँ मगर बोलते हैं, बोले मगर ले गया उसको, मगर ले गया। नहीं, बट जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हाँ। वो मगर ले जाता, घड़ियाल नहीं ले जाता कभी। अच्छा, घड़ियाल कभी अटैक नहीं करता है इंसान पे, मगर ही करता है। तो मगर भी है वहाँ, क्योंकि चंबल में तो मगर भी काफ़ी है, क्रोकोडाइल्स काफ़ी हैं। और क्रोकोडाइल तो बहुत हैवी होता है। हाँ, तो ये केवल तो घड़ियाल देखिए साफ पानी में पाया जाता है, और ये केवल मछलियाँ खाता है, इंसान पे अटैक नहीं करता घड़ियाल नहीं करता। वो उसका है भी नहीं, मतलब लाइक कि वो मुंह ऐसा नहीं है ये चीज़, बट हाँ मगरमच्छ के साथ थोड़ा सा लगता है। मगरमच्छ तो बहुत रिस्की है। शायद मैं आज ही पढ़ रहा था, कल ही केस हुआ है मुरैना वाली चंबल में। एक टूरिस्ट को खींच के ले गए 2 मगर, वो भी रोड मतलब जो नदी के किनारे लोग खड़े हुए थे। आज के उन्होंने ध्यान नहीं दिया हुआ या आज के पेपर में, हाँ पता नहीं एकदम आया। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं, कई बार एक चीज़ है कि लोग पागल से हो जाते हैं। कोई भी जानवर, वाइल्ड एनिमल देख के उसको नज़दीक से देखना है, कैप्चर करना है, घुसना है, सेल्फी लेनी है, ये सब हम आ गए यहाँ पे, और वो इसी में वो कॉम्प्रोमाइज। सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा रिस्क यही है मोबाइल। लोग देखिए मोबाइल हाथ में, हर कोई आदमी फोटोग्राफर बन चुका है, हर कोई आदमी वीडियोग्राफर या जर्नलिस्ट बन चुका है, फोटो जर्नलिस्ट या वीडियो जर्नलिस्ट। वो रिकॉर्ड करके, आजकल देखा ना, एक्सीडेंट हुआ होगा
आदमी उसकी हेल्प नहीं करेगा, मोबाइल से वीडियो पहले बनाएगा। वही केस होता है सेल्फी लेने के चक्कर में, इनकेस अगर उसको दिखा भी होगा तो हो सकता है सेल्फी लेने के चक्कर में गया हो। नदी के किनारे जहाँ मगर है तो वहाँ भी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनके भी नेस्टिंग ग्राउंड होते हैं, आई थिंक अराउंड दिस टाइम ओनली कुछ होता है शायद सर्दी। और हो सकता है उनको लाइक मगर को कुछ मिला नहीं हो खाने को, तो मगर तो अटैक कर देता है। ले गया। आज ही पेपर में पढ़ा है मैंने, कल ले गया खींच के। आग पानी और जंगल से खेल नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, आग पानी और जंगल पानी लीजिए। सर, आपने बहुत सारे बर्ड्स को कैप्चर किया, आपको कौन सी ऐसी पर्टिकुलर बर्ड है जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है? देखिए, बर्ड्स की हम बात करें तो फैसिनेशन अगर मुझे किसी बर्ड से है तो वो है हिमालयन मोनाल। और वो उसकी लाइक यूएसपी है, उस फैसिनेशन क्यों है, क्योंकि वो बहुत रेयर है। ओके। वो मिलेगी आपको हिमालय के पहाड़ों पर, और वो करीब करीब मान के चलिए आपकी 8 या 9 हज़ार फुट से ऊपर ही मिलती, नीचे कभी नहीं आएगी। अगर एल्टीट्यूड वाइज देखें, हम सी से एल्टीट्यूड देखें तो उससे ऊपर ही मिलती, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। बट बहुत खूबसूरत बर्ड है, मैं आपको फोटो भेजूंगा उसका, बहुत सुंदर बर्ड है। तो उसके लिए स्पेशली हम लोग उत्तराखंड के कुछ नॉर्दर्न जो हाइट वाला एल्टीट्यूड एरिया उसमें हम जाते हैं, और होपफुली मैं नेक्स्ट वीक उसके लिए फिर जाऊंगा मैं। तो हालांकि मैं 3 या 4 बार उसको कैप्चर कर चुका हूँ, लेकिन हर बार इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फोटो मिले, फ्लाइंग मिल जाए, क्योंकि देखिए फोटोग्राफी में कभी सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं तो खत्म हो जाओगे आप। तो आप हर समय जब आप बोलते हो कि आपको अच्छे फोटोज मिल जाएं, तो आप असल में कैप्चर क्या करना चाहते हो? मतलब उनके डिफरेंट पहली चीज़ दिमाग में रहती है कि रेयर स्पीसीज मिले। अगर रेयर स्पीसीज मिल गई तो उसके अच्छे लाइक डिफरेंट पोस्टर्स, डिफरेंट उसके एंगल्स में अगर अच्छे मिल जाए, फोटो प्रॉपर एक्सपोज होना चाहिए, लाइट प्रॉपर आना चाहिए, आई फोकस में होना चाहिए, इस फोटोग्राफी कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो सब चीज़ें। एक फोटोग्राफर के लिए क्या मायने हैं अगर आपको अच्छे फोटोग्राफ्स और स्पीसीज स्पॉट करना, ये सब? रेयर रेयर फोटो मिल जाए बस दिमाग में ये रहता है। ओके। जो इजीली किसी के पास ना हो। हाँ। और इसके बाद क्या होता है अगर आपके पास कोई रेयर फोटो है तो? फिर दूसरी स्पीड ढूंढते हैं। नहीं मतलब क्योंकि जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉडकास्ट एंड आई वांट कि सर मेरा पॉडकास्ट ग्रो होना चाहिए। अच्छा, ग्रो क्यों होना चाहिए? बिकॉज अब ज़्यादा, हाँ, मिलियंस जाएगा तो क्या होगा, मिलियंस जाएगा तो हम और ज़्यादा बड़े एपिसोड, अच्छा हमारा बजट अच्छा होगा, हम ज़्यादा पैसे लगा पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे। और तो व्हाट डज इट मीन फॉर अ फोटोग्राफर टू हैव अ फोटोग्राफ विच इज़ रेयर, कुछ अलग किस्म का मूवमेंट या फिर कुछ ऐसा? देखिए, किसी भी आजकल वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी में मॉनेटरी गेन तो बहुत ज़्यादा रहा नहीं। पहले वो करते हैं, आजकल क्योंकि हर किसी के पास अच्छे कैमरे, हर कोई एक्सप्लोर कर रहा है, तो हमारा यही रहता है कि जो लाइक बहुत रेयर फोटो मिल जाए जिसकी कुछ वैल्यूज उसमें ऐड हो जी। तो वही है कि अच्छा एंगल, अच्छा फोटो, अच्छा पोस्टर। कभी हमको इसी बर्ड का फ्लाइंग फोटो चाहिए होता है, कभी मीटिंग का भी फोटो मिल जाए तो वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि वो रेयर मोमेंट्स होते हैं। तो यही मन में रहता है। और कौन सी चिड़िया है जो हमारे आसपास हमें? अच्छा, हाँ, जो अपन लाइक आपने फैसिनेशन बोला, तो फैसिनेट करने के लिए देखिए बर्ड्स में तो आप इतना अच्छा उनका सिस्टम है, बर्ड्स का रूटीन बड़ा अच्छा है, डिसिप्लिन है कि लाइक, और बर्ड्स बहुत खूबसूरत होती हैं, आप ध्यान से अगर देखें, क्योंकि हमारे पास देखिए अपन लोग अच्छे जूम लेंस से या बड़े लेंस से फोटो खींचते हैं, बर्ड्स के फोटो बड़े क्लियर और शार्प और बड़े कलरफुल फोटो आते हैं जो उनके रियल कलर हैं। और नॉर्मली हम लोगों को इतनी दूर से बर्ड दिखती नहीं कि इतनी कलरफुल होगी। तो बाकी जैसे बर्ड्स तो सभी हैं, लेकिन अगर बात करें तो कुछ एक बर्ड्स हैं जो अभी भी मेरे लिए बहुत फैसिनेट करती हैं मुझे। कुछ एक जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं बाहर से, बहुत कॉमनली आपको दिख जाएगी अगर आप माइग्रेटरी जो एरियाज जहाँ बर्ड्स आती हैं वहाँ जाएंगे, तो एक आती है बार हेडेड गूस, नाम है उसका। ओके। और वो बार हेडेड गूस आती है हमारे यहाँ साइबेरिया से या चाइना से आती है, इवन लाइक कुछ लद्दाख से भी आती हैं, और वो काफ़ी ऊंचाई से उड़ के आती हैं, वो कुछ हिमालय के पहाड़ों को क्रॉस करके भी आती हैं। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हैं। इस पर हम यस यू कैन नॉट इवन लाइक इमेजिन, जिस एल्टीट्यूड पर बोइंग उड़ता है उतनी ऊंचाई पर उड़ के हमारे आती हैं। कमाल है। फॉर 3 और 4 मंथ्स उसके वापस चली जाती हैं। तो बर्ड्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। सबसे अच्छा नेस्ट किसका लगता है आपको? नेस्ट तो देखिए, अगर बात करूँ तो नेस्ट तो एक ही का लाइक वर्ल्ड फेमस है, या कहें तो इंडिया में तो फेमस है ही, बया एक वीवर है, बया वीवर बर्ड उसका नाम है, बया वीवर। तो उसका नेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो एक तो दिखने में बड़ा खूबसूरत होता है, प्लस आर्किटेक्चरली इतना अच्छा वो डिजाइन करती है बर्ड कि उसमें लाइट का पूरा अरेंजमेंट होता है, बारिश से बचने की, पानी नहीं जाएगा उसमें, और सेफ्टी का भी पूरा अरेंजमेंट होता है, क्योंकि बर्ड के एग्स को सबसे ज़्यादा खतरा होता है सांप से, स्नेक से। तो वो इस तरह से डिज़ाइन करती है कि स्नेक्स में एंटर नहीं कर पाता अंदर। अच्छा।
और उसकी खास बात ये है कि उसको हम बया को कई लोग आर्किटेक्ट कहते हैं, बर्ड्स आर्किटेक्ट बोलते हैं। और उसकी खास बात ये है कि आप अगर कभी भी जंगल में जाएंगे, अगर घूमेंगे जहाँ नेस्ट होते हैं, तो आप देखेंगे कुछ उसके आधे बने हुए नेस्ट रहते हैं, एबेंडन नेस्ट होते हैं, जबकि बर्ड्स बया आसपास घूमते हैं, दूसरी जगह रहती है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो बया में मेल ही नेस्ट बनाता है। ओके। मेल जो नेस्ट बनाएगा, जब हाफ कंस्ट्रक्टेड होता है तो फीमेल आकर उसको इंस्पेक्ट करती है, चेक करती है। अगर उसको पसंद आया तो वो उसको कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज उसको अबेंडन करके दूसरा नया स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब बीवियों के बिना मर्जी के कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बीवियों का अप्रूवल हर चीज़ में चाहिए आपको। राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यस यस, मतलब दिस रिस्पेक्ट। यू वर टॉकिंग अबाउट अ फास्टेस्ट बर्ड। हाँ, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो वो फास्टेस्ट बर्ड अगर बात करें तो दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरिग्रीन फाल्कन। पेरिग्रीन फाल्कन, वो इवन हमारे यहाँ ग्वालियर में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। फाल्कन की 3-4 स्पीशीज हैं इंडिया में, शाहीन फाल्कन है, पेरिग्रीन फाल्कन है। पेरिग्रीन सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ता है, और अगर आप उसको मेज़र करें तो इट इज़ फ्लाइंग अराउंड, जब भी वो डाइव लगाता है तो अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा पर स्पीड पर उड़ता है वो। सर ये तो बहुत ज़्यादा होती है किसी बर्ड के लिए। लिटरली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हमको पता नहीं रहता कि इनकी क्या यूनिक हैबिट्स हैं, क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं। वो वीडियो वाला बता एक यूट्यूब पे आप देखेंगे, अगर सर्च करेंगे तो पेरिग्रीन फाल्कन फास्टेस्ट बर्ड डालेंगे तो एक वीडियो है उसमें, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसमें आप देखेंगे कि सी शोर पर एक बर्ड या डक कोई बैठी हुई है, अगले सेकंड में वो आपको वहीं गिरी हुई डलेगी, गिरी हुई पड़ी मिलेगी आपको। फिर उसी वीडियो में उन्होंने दिखाया स्लो मोशन में कि पेरिग्रीन फाल्कन आया, उसको मार के चला गया। वो आपको दिखेगा नहीं उसमें, इतना तेज उड़ता है, इतना तेज उड़ता है, ऑलमोस्ट सोनिक स्पीड। यस यस यस, दे हैव देयर क्वालिटीज। हम जानवरों की, जंगल की बहुत सारी बात कर रहे थे, और आपने कहा कि टाइगर बहुत डेंजरस है, एलिफेंट बहुत डेंजरस है। नो डाउट, टाइगर इज डेंजरस। इनसे भी कोई डेंजरस एनिमल है? देखिए, जहाँ तक अगर मैं समझता हूँ या एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि टाइगर डेंजरस तो है, टाइगर तो हमेशा डेंजरस है क्योंकि काफ़ी पावरफुल है और उसका फूड ही दूसरों को मार के खाना है। लेकिन अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ भालू कॉमनली दिख जाता है, कॉमनली मिलता है, वो सबसे डेंजरस है। ब्लैक बियर, ब्लैक बियर, यस यस, उसको स्लॉथ बियर बोलते हैं अपन जो। हाँ, स्लॉथ बियर। तो रीज़न उसका क्या है कि वो, उसका मूड का कोई भरोसा नहीं है, या कहें मूड का ही भरोसा है, वो अटैक ही करेगा। अगर आपको जंगल में उसने अकेले देख लिया, अगर आप पैदल हैं या कहीं मूव कर रहे हैं, तो वो बिना बात के अटैक करता है। अगर आपने उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश की, डिस्टर्ब किया या आप शोर मचाया, तब तो करेगा। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया, पीसफुली जा रहा हो, तो भी बिना बात के अटैक करेगा। उससे बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पेड़ पे भी चढ़ जाता है वो। हाँ, वो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, तो उससे बचना तो बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि सर पूरा खरोच दिया। हाँ सर, उसकी वही खास बात है कि सर वो सबसे पहले अटैक करता है, पूरा फेस आपका ख़राब कर देता है, अपने नेल से पूरा फेस खराब कर देगा, स्किन निकाल देगा। तो नॉर्मली वो फेस पे अटैक करता है, या तो पीछे से या सामने से। तो उसका कोई, उससे बचना चाहिए। जहाँ भालू करे तो रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। और भालू भाग भी सकते हैं? अच्छा तेज भागता है, बिल्कुल। आपको लगता है काफी बल्कि है, लेकिन मतलब आप वो बात नहीं है ना कि आप किसी भी जानवर से तेज भाग लोगे, आप भाग नहीं बच पाओगे। ये तो है। जब आप इतना वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करते हो, इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हो, और आप सोसाइटी में भी रह रहे हो, अपने आसपास भी रह रहे हो, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? जानवरों से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जानवर जो नेचर के रूल्स हैं या भगवान ने जो रूल्स बनाए वो उसको फॉलो करते हैं, और हम लोग मोस्टली अगेंस्ट ही जाते हैं उसके। सबसे पहले आप देखिए, उनका रूटीन आप फॉलो करिए, तो वो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो हमारे पेरेंट्स सिखा गए हैं वो फॉलो करते हैं, हम लोग नहीं करते। देखिए, 7 बजे के बाद उनकी एक्टिविटी बंद जाती है, और सुबह 5 बजे से आप उनका चर्पिंग सुनना शुरू कर दोगे आप बर्ड्स का। मेरे घर में तो बहुत आसपास ट्रीज हैं, तो बर्ड्स की आवाज़ सुबह से मुझे बर्ड्स की आवाज़ ही उठाती हैं। तो एक चीज़ तो हमें फॉलो करना चाहिए कि लाइक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, हर चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि लाइक दे आर नॉट दैट ग्रीडी जो हम लोग हैं। हम लोग को कभी हमारी भूख कभी ख़त्म नहीं होती, इधर पैसे की हो या किसी ज़मीन की हो या फिर किसी और फूड किसी चीज़ की हो। हम लोग बचा के रखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम होर्डिंग भी बोल सकते हैं। और पर वो लोग नहीं, उनको जितना पेट भर गया उतना ही काफ़ी उनके लिए। वो ये नहीं कि कल की चिंता में आज से मरे जा रहे हैं और सब कुछ इकट्ठा कर लें आज ही।
तो एनिमल्स या मतलब बर्ड्स, टाइगर रोज शिकार नहीं कर रहा है। टाइगर का तो नहीं, टाइगर का अगर पेट भरा है तो उसका शिकार भी हिरन में बगल में, कई कई हम मैंने भी फोटो लिए हैं कि एक ही जगह टाइगर पानी पी रहा है, उसके बगल में हिरन है थोड़ी दूर पे ही, तो बिना बात के नहीं मारता टाइगर। अगर उसका पेट भरा है तो बिल्कुल शिकार नहीं करेगा। आप भी अगर बगल से निकल जाओ तो वो कुछ नहीं बोलेगा। तो लेकिन हमारे है कि हमको बहुत चीज़ें, सब चीज़ इकट्ठी करना है, हमारे लिए तो करना है, हमें अपने बच्चों के लिए करना है, और कई पीढ़ियों का इंतजाम करना है हमें। तो वो चीज़ डिफरेंस है मेन, क्योंकि ये लालच या ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होगा। उस रेट रेस में आप भागते ही रहेंगे। बिल्कुल तो सर। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, डिसिप्लिन, रूटीन, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। वेलकम वेलकम मैम, बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली, सीखने मिली। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। वेलकम सर, वेलकम। इट वाज नाइस डिस्कशन विद यू। सेम हियर। होप टू सी यू सून। बिल्कुल।